तो इथिक्स का प्रारंभ हम लोग पाठ्यक्रम से ही करेंगे, है ना। पहले पाठ्यक्रम को समझते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम ही नहीं समझ पाते हैं। तो यदि मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम समझा पाया तो बहुत हद तक काम मेरा हो पाएगा, ठीक है। देखो पूरा पाठ्यक्रम आप देखोगे, जो इसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में 3 शब्द लिखे हुए हैं, ठीक। पाठ्यक्रम में 3 शब्द लिखे हुए हैं। पहले इन तीनों शब्दों को समझते हैं और आज के पूरे सेशन में मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप सबको ये 3 शब्द ही सिखा पाऊँ, 3 शब्द ही सिखा के आप लोगों को यहाँ से भेज सकूँ। पहला शब्द है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, पहला शब्द ये लिखा हुआ है। आज हम पहले 3 शब्दों को ही समझेंगे, जो इसकी मेन हेडिंग है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, इथिक्स इंटीग्रिटी। और तीसरा शब्द है अभिरुचि, है ना, एप्टीट्यूड, अभिरुचि। इसको अभिक्षमता भी बोलते हैं, अभिक्षमता या अभिरुचि। इन 3 शब्दों में पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका डिफाइन है। अब देखो ये 3 शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सिलेबस को जब हम देखेंगे तो आपको ज़्यादातर यही शब्द मिलेंगे। एक शब्द और है मूल्य, ये शब्द आपको बहुत सिलेबस में मिलेगा। आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो ये शब्द, वैल्यू शब्द, आपको बहुत बार मिलेगा। तो पहले तो सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस में कितनी चीज़ें हैं और कितने में हमें काम करना है ना। दूसरा सोर्स सिलेबस के बाद हमारा होना चाहिए प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखो गोल क्या है हमारा, गोल है कि एग्जामिनेशन हॉल पे जाओ, मैं कुछ ऐसा आप लोगों को सिखा पाऊँ कि एग्जामिनेशन हॉल पे जो भी क्वेश्चन हो उनको लिख पाओ। इसमें आमतौर पे दिक्कत आती है लिखने की, क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें तथ्यों का अभाव है, ये तथ्यात्मक नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज इसमें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस है और हर बार के प्रश्नों पे आप देखेंगे तो हर बार के प्रश्नों में हमेशा बदलाव आते हैं, केसेस बदलते रहते हैं। तो ये जब तक सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तो इथिक्स सबसे पहले आपको काम क्या कराएगा, आपके दिमाग का विकास करेगा। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, किस चीज़ का? सोचने की प्रवृत्ति पे, सोचने की प्रवृत्ति पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। 3 चीज़ें और आप इससे सीखोगे, ठीक है। अभी क्या क्या है मैं क्रम से क्रमबद्धता के साथ सेशन को ले जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार हम सिलेबस को देखते हैं। देखो सिलेबस में आपके जो 3 टॉपिक हैं, इसमें मैंने कुछ गोले लगाए हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने उसमें कीवर्ड जरूर लिखते जाइएगा। 3-4 शब्द हैं जो बार बार आए हैं। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, तो नीति शास्त्र फिर यहाँ पे आ गया। एक गोला आप लोगों को नीति शास्त्र पे यहाँ पे लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीति शास्त्र आ गया, एक बार फिर से शुरुआत यहीं से होती है। फिर आगे लिखा है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, फिर से गोला लगा लेना है दोबारा अगेन। पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय। आपके पास कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, एक साथ 2 काम। हाँ चलिए ठीक है, तो बैठ तो सकते हैं ना आराम से, बैठने में कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ तो नीति शास्त्र एक शब्द यहाँ पे आया, ठीक है। नीति शास्त्र था मानवीय सहसंबंध। फिर इसके बाद सिलेबस में आगे लिखा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, ठीक। आगे लिखा है इसके निर्धारक और परिणाम, फिर नीति शास्त्र शब्द आ गया, ठीक। फिर आगे देखिए निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ये शब्द रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक। आगे बढ़ते हैं मानवीय मूल्य, यहाँ पे एक शब्द और गोला करिए आप लोग, मानवीय मूल्य। मूल्य फिर आ गया यहाँ पे, देखना कुछ ही शब्द हैं जो इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए शुरुआती दौरान पे जो हम शुरुआत करेंगे पहले हम इनको टारगेट करेंगे कि ये जो कीवर्ड है पहले हम इन्हें समझें। आप लोग का काम एक रहेगा, मैं जैसे कोई चीज़ समझाता जा रहा हूँ ना, आप अपने हिसाब से लिखते जाना। समझ रहे हो बात को? अपने हिसाब से अपने नोट्स पे आपको लिखते जाना है। आप ये सोचो कि मैं कोई चीज़ लिखवाऊँ तो अभी नहीं लिखवाऊँगा, लिखवाने का प्रोसेस भी हमारा चालू होगा लेकिन अगले सप्ताह से। ये पूरा सप्ताह मैं सिर्फ आपको समझाने पे, ताकि विषय वस्तु की एक गहरी समझ हो। इस पूरे प्रश्न पत्र का बहुत बड़ा रोल है, और क्या रोल है मैं आज अभी आपको बता के जाऊँगा उसका भी। यही प्रश्न पत्र है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा।
इस प्रश्न पत्र के बिना आप सिलेक्शन पे नहीं जा सकते। आपकी रैंक जो अच्छी आएगी इस प्रश्न का पत्र का सबसे बड़ा रोल है। कैसे है मैं भी आपको चर्चा करूंगा पहले, लेकिन एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया मूल्य, ठीक है। देखो पहला कीवर्ड हमें मिला नीति शास्त्र, दूसरा कीवर्ड हमें मिला मूल्य, ठीक है। तो दोनों कीवर्ड को लिख लेते हैं, नीति शास्त्र, और आज पहले इन्हीं पे बात करेंगे हम, ये बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा कीवर्ड हमें मिला मूल्य। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज हुए हैं, या कह सकते हैं कि जिनसे हमको सीखते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आपका उद्देश्य क्या है? आपका भी तो अल्टीमेट गोल यही है ना कि आप भी समाज के लिए कुछ करके जाएं, आप भी प्रेरणा स्रोत बने। तो जो हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जीवन और उपदेशों से हमें क्या सीखने को मिलता है और उससे हमारा कैसे वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। तो आपके सिलेबस में ये भी पूरा मूल्यों से जुड़ा हुआ है, मूल्यों के विकास से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक भी। यदि हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो ये भी आपका मूल्य है। और फिर आगे लिखा है मूल्य विकसित करने में आपके परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, ठीक है। देखो मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, बताओ पहले आप लोग बताओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोगों को भी इसमें बताना है और मैं भी चर्चा करूँगा आपके हिसाब से मूल्य क्या। एक तो मूल्य होता है भौतिक मूल्य, हर चीज़ की कीमत होती है ना। एक होता है भौतिक मूल्य, हम इस मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक मूल्य जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है तो इसकी एक कीमत है, वैल्यू है, 50,000 रुपये का होगा, 10,000 रुपये का होगा, इसकी एक कीमत है। हम इस भौतिक मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नैतिक मूल्यों की। हम बात कर रहे हैं नैतिक मूल्यों की। इनका कहना है मूल्य का मतलब है व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार। क्या व्यक्ति का व्यवहार मूल्य है? और बताइए। राजीव मल्होत्रा है हमारे साथ ऑनलाइन से, ये कह रहे हैं मूल्य एक स्थायी विश्वास है। हाँ, एक शब्द आया स्थायी विश्वास। मूल्य क्या है? एक स्थायी विश्वास है। और बताइए। सभी प्रयास करेंगे इसमें, सब कर सकते हो। देखो इस सब्जेक्ट में चीज़ ही ऐसी है कि सब बोल सकते हो, जो मन में आए बोलो। हाँ, किसी भी चीज़ की जो गुडविल होती है उसकी अहमियत। अच्छा, गुडविल की अहमियत, ये मूल्य है। भावात्मक। क्या भावात्मक? भावात्मक जैसे सर किसी चीज़ को करने के लिए अपने मन में श्रद्धा पूरी रखना, जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट देना या शिक्षा ग्रहण करते समय मतलब अपने आप को कॉन्स्टेंट रखना। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। मतलब रेस्पेक्ट की जगह आदर बोल सकते हैं, सम्मान बोल सकते हैं। हाँ, ये एक मूल्य हो सकता है, आदर एक मूल्य है। आप बड़ों का आदर करते हैं यानी कि आपके अंदर मूल्य है, लेकिन ये मूल्य की परिभाषा नहीं हुई। लोकप्रियता, ये मूल्य नहीं है। और बताएं। राजीव कह रहे हैं ये समाज, जो समाज परिवार द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये तो मूल्य विकसित करने के कारक हो गए। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं वैसे हमारे वैल्यू सिस्टम डेवलप होते हैं। भावात्मक विश्वास, संस्कार। और बताइए। और सोचिए, सोचना है, दिमाग को थोड़ा सा बल दीजिए। अपने आप से सोचिए, आपके वैल्यू क्या है, आपके मूल्य क्या है। क्या आप हिंसा को सपोर्ट करते हैं? क्या आप हिंसक हैं? सदाचारता को ग्रहण करने के लिए परिवार एवं बड़ों से। सदाचारता, ये क्या है? चलो चलो ठीक है, काफ़ी प्रयास किया, अच्छी बात है, ऐसे ही करना है। हर टॉपिक पे आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे। देखो मूल्य का मतलब ये है, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ, जिन पर आपकी गहरी आस्था हो। समझ रहे हैं? आसान भाषा में। अभी मैं इनको टेक्निकल भी लेकर के आऊँगा। जिन पर आपकी गहरी आस्था हो, और ये आस्था एक दिन में नहीं बनती है, ये समाज, सोसाइटी, परिवार के द्वारा ये विकसित की जाती है आस्था आपके अंदर। एक गहरा भावात्मक जुड़ाव हो, है ना। आसान भाषा में एक दूसरा शब्द और प्रयोग करूँगा मैं, जो वांछनीय हो, जो वांछनीय हो, जो ग्रहणशील हो,
जो ग्रहणशील हो, यानी कि जो आप ग्रहण करना चाहें, जो समाज के लिए अच्छा हो। जैसे समाज के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो समाज के लिए अच्छे हो वो समाज के मूल्य हो सकते हैं। परिवार के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो परिवार के लिए अच्छे हो परिवार के मूल्य हो सकते हैं। देश के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो देश के लिए अच्छे हो देश के मूल्य हो सकते हैं। आपके खुद के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो आपके लिए अच्छे हो आपके खुद के मूल्य हो सकते हैं। तो मूल्य वो होते हैं जिनको ग्रहण करने के बाद क्या होता है? कुछ बेहतर होता है, जो वांछनीय समाज के लिए, आपके लिए, देश के लिए, सबके लिए बेहतर हो। ऐसे ही सिविल सेवा के मूल्य क्या हो सकते हैं? जो सिविल सेवा के लिए बेहतर हो वो सिविल सेवा के मूल्य हो सकते हैं। तो मूल्य को यदि आसान भाषा में कहें तो मूल्य का मतलब है जो हमें मार्गदर्शित करे, जो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करने का प्रयास करे, ये मूल्य है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप हैं, आप बड़ी शालीनता से बात करते हैं किसी से भी, तो कहा जाता है बड़ा शालीन बच्चा है ना, संस्कारवान बच्चा है ना। यानी ये मूल्य आपका क्या है? दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, दूसरा भी आपके इस मूल्य से सीख रहा है। मूल्य क्या करते हैं? एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। महात्मा गांधी के अंदर क्या था? कुछ मूल्य ही तो थे। उन्होंने अहिंसा को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी हिंसा को सपोर्ट कभी नहीं किया। अहिंसा बने रहे जीवन भर। उन्होंने असहयोग जैसे इतने बड़े आंदोलन को बंद कर दिया, जबकि उन्हें पता था यदि लगातार चलता तो हो सकता है भारत तभी आज़ाद हो जाता। लेकिन हिंसा हो गई, एक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। आज उसी अहिंसक गांधी को तो हम पूछते हैं। क्यों? हम गांधी को नहीं पूछते, गांधी जी के मूल्यों को पूछते हैं। तो मूल्य हमेशा समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। शांति, शांति क्या है? एक मूल्य है। भारत, हमारा देश किस बात की बात करता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, पूरे विश्व में शांति सौहार्द का वातावरण बना रहे। प्रेम होना चाहिए ना घर में। जैसे एक परिवार के वैल्यू क्या हो सकते हैं? परिवार में प्रेम होना चाहिए आपस में, सभी के बीच में। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि रोलो मार पिटाई चल रही है ना। तो परिवार का एक वैल्यू क्या हो सकता है? परिवार में आपस में प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए परिवार में, है ना। परिवार में संगठन होना चाहिए। ये भी क्या, कहाँ का वैल्यू आ गया? परिवार का वैल्यू आ गया। अभी चलो आएंगे, मैं आपको 10-10 पॉइंट लिखाऊंगा, एक दो चीज नहीं, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करें तो आप लिख करके आए। दया, दया क्या हो सकता है? आपका एक मूल्य हो सकता है, वैल्यू हो सकता है ना। परोपकार, परोपकार क्या हो सकता है? ये ग्रहणशील है। आप इसे ग्रहण करेंगे तो आप इससे किसी और का भला करेंगे। समझ रहे हैं? जो ग्रहणशील हो, जो वांछनीय हो, जो पथ प्रदर्शक करे, जो किसी के लिए प्रेरणा बन जाए, वही मूल्य है, वही वैल्यू है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे मैं पूरे सिलेबस को डिकोड करूंगा और धीरे धीरे मैं आपके दिमाग से आज इथिक्स के डर को खत्म कर दूंगा। इथिक्स विषय वस्तु आज आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बस आपको देखो कुछ चीज़ें नोट करते जाना, जो आपको लगे कि यहाँ की कुछ आसान भाषा में मिला तो आप रैंडम नोट करो। बाद में मैं सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। किताबों में सब लिखा है, जो किताबें आपने लिया है ना, इन किताबों में सब लिखा है। बस तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको आसान भाषा में लेके जाऊँ, तभी आप मेरे साथ बैठे हो, मेरे साथ क्लास कर रहे हो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मूल्य शब्द दोबारा आया। पहले मानवीय मूल्य था, फिर यहाँ पे आ गया सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका अभिवृत्ति। अभिवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता, अभिरुचि। ये शब्द इंग्लिश में प्रयोग किया गया एटीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर होता है, आगे चर्चा करेंगे अभी इसको। तो एक शब्द आपका निकल के आया नीति शास्त्र मूल्य। दो शब्द हमने यहाँ पर ढूंढे। एक अगला शब्द है अभिवृत्ति। ठीक, एक शब्द आपका है। तीन ये शब्द लिखते जाइएगा, क्योंकि हम इन्हें कोर पिलर के तौर पे काम करेंगे। पहला प्रयास हमारा यही रहेगा कि इन शब्दों को अपने दिमाग से हम पूरी तरीके से, जो इनका डर है, इनका भय है, खत्म कर दें, इनको अच्छे से समझ लें। तो अभिवृत्ति के बारे में आपको समझना है ना। विचार, आचरण, परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, एक शब्द है आपका अभिरुचि। ठीक है, नैतिक अभिरुचि, राजनीतिक अभिरुचि,
इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो एक शब्द और लिख लीजिएगा, अभिरुचि। अभिरुचि, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, है ना, और अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड। दोनों को थोड़ा सा आपको अलग अलग समझना है। इसको यदि इसका सही अंतर देखें तो इसका मतलब होता है आपका अभिक्षमता या अभिरुचि। इन दोनों को समझेंगे, ये कीवर्ड हैं आपके सिलेबस के। नीति शास्त्र, मूल्य, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इतने शब्द हमें मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, है ना। यदि हम अभिरुचि समझ जाए तो फिर हम सिविल सेवा में उसको अप्लाई करेंगे, है ना। हमें पहले अभिरुचि को समझना, हर जगह यही चीजें मिलेंगी। आगे फिर देखिए, मूल्य आ गया, बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, तो फिर मूल्य शब्द हमें समझना होगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया, मूल्य का मतलब है जो वांछनीय हो, जो ग्रहणशील हो, जिन्हें हम ग्रहण करें तो समाज का कल्याण हो, खुद का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। तो सिविल सेवा के मूल्य क्या हो सकते हैं, जिससे सिविल सेवा में जाने के बाद सिविल सेवा का कल्याण हो। यहाँ पे दे भी रखा है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। ये दिखाया गया है कि जो सिविल सेवक होंगे, देखो एक आप जॉब में नहीं जा रहे हो, कोई आपको ये नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पे सेवा की बात है। सर्विस में ही आपके लिखा हुआ सिविल सर्विसेज, सेवा, ये भी एक मूल्य होता है, एक ये भी वैल्यू होता है। आपके अंदर क्या है, समाज को लेकर के आपके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए जिस जॉब में आप जा रहे हो। तो यहाँ पर उसके कीवर्ड दिए गए कि आपके अंदर क्या क्या वैल्यू होने चाहिए, पहले से ही वैल्यू बता रखा आपके सिलेबस में, और ये वैल्यू हमें पढ़ने हैं। पहला है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। दूसरा है भेदभाव रहित, आपको भेदभाव रहित, एक सिविल सेवक को भेदभाव रहित होना चाहिए, एक सिविल सेवक के अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। और आपका जो सिलेबस का हेडिंग था उसमें भी ये शब्द लिखा हुआ है ना, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा, है ना। तो यहां पर ये एक बुनियादी मूल्य है, सिविल सेवा के लिए एक बुनियादी मूल्य है सत्यनिष्ठा, फंडामेंटल वैल्यू है ये, है ना। तो हमें इसे भी अच्छे से समझना है। भेदभाव रहित होना चाहिए एक सिविल सेवक, गैर तरफदारी होनी चाहिए उसके अंदर, निष्पक्षता का भाव होना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए उसे। समर्पण जहाँ पे आता है वहाँ से स्वार्थ समाप्त हो जाता है, आपका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, आप जनता के लिए बने हो, इसीलिए आपको चुना जा रहा है ना। तो सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता। सहिष्णुता समझते हैं, सहिष्णु का मतलब होता है सहनशीलता, समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके विचार मेरे विचार मैच नहीं हुए, हो सकता है कि किसी मुद्दे पे आपकी राय कुछ और हो, मेरी राय कुछ और हो, तो मेरे अंदर इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए ताकि मैं आपको सुन सकूं, आपके विचारों को ग्रहण कर सकूं, इसे बोलते हैं सहिष्णुता। हमारे समाज में देख रहे हैं ना, आज के टाइम पे धर्म जैसे मुद्दे पे सहिष्णुता देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही धर्म का मुद्दा आता है हम एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाते हैं, हमारे विचारों में कटुता आ जाती है। तो हमें क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब क्या है, हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। परिवार में देखते हैं 4 सदस्य होते हैं, माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है, पिता पुत्र के बीच में लड़ाई होती है, रीज़न क्या होता है उसका, सहिष्णुता। दोनों एक दूसरे की नहीं सुन सकते, दोनों एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, बस सारे झगड़े की जड़ यही है, सहिष्णुता का ना होना। तो एक सिविल सेवक के अंतर्गत सहिष्णुता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। ये सब एक एक गुणों को हम समझेंगे इनके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट, भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावात्मक समझ के अंतर्गत भावात्मक समझ की अवधारणा क्या है, प्रशासन, शासन व्यवस्था में उसके उपयोग और प्रयोग। तो एक शब्द आप ये भी लिख लीजिए, भावात्मक समझ। आपके सिलेबस का एक कीवर्ड ये भी है, ठीक है, आपके सिलेबस का एक कीवर्ड ये भी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका लोक प्रशासन में
लोक सिविल सेवा मूल्य, फिर यहां पे देखिए मूल्य आ गया, ठीक है। एक स्टूडेंट इसको उठ के इसमें लगा दे, इस वाले में। हाँ, राजीव मल्होत्रा जी बेटा परेशान ना हो, आज के सेशन में सब क्लियर हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। मैं एटीट्यूड भी बता के जाऊंगा, एप्टीट्यूड भी बता के जाऊंगा, एथिक्स भी बता के जाऊंगा। पहले एक क्रम से चलने दो सेशन को, सब बता के जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा आपका, है ना। कोई भी समस्या आपके, है ना, सारी समस्याओं का पूर्ण समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। हाँ चलिए, कोई नहीं बैठिए आप, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य और नीति शास्त्र, देखो ये शब्द फिर से आगे आ गया, मूल्य और नीति शास्त्र दोनों शब्द फिर से आपके रिपीट हो रहे हैं। आप पूरे सिलेबस में देखेंगे 5-6 शब्द ही हैं, यदि हम इन पे कमांड कर ले गए तो पूरे सिलेबस में बस उसको अप्लाई करना है हर जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्थिति और समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियमन, अंतरात्मा। एक चीज समझते हैं, सबसे ऊपर आपने देखा था यहाँ पे लिखा हुआ है, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ठीक। एक शब्द आपके सिलेबस में दिया गया है भ्रष्टाचार, और ये बड़ी समस्या है आज के टाइम पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक शब्द प्रयोग किया गया है करप्शन, भ्रष्टाचार, है ना, बड़ी आम समस्या है। देखिए भ्रष्टाचार के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आप भ्रष्ट ना हो, आपके अंदर समाज सेवा के प्रति समर्पण यदि होगा तो आप निश्चित तौर पे कर्तव्य विमुख नहीं होंगे और आप ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाएंगे जो समाज के लिए दुष्कर है ना, और निश्चित तौर पे आप भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखेंगे। दूसरा तरीका है कि यदि आपके अंदर ऐसी चीजें हैं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि कुछ कानून का डर रहे आपको कि यदि मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो निश्चित तौर पे मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, कुछ नियमों का डर रहे, विनियमों का डर रहे, अंतरात्मा, अंतरात्मा समझते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। जब भी आप कुछ करने जाते हैं वो सही है या गलत आपके अंदर ही आपको पता चल जाता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या है और किन परिस्थितियों में आपको नैतिक होने के कर्तव्य के प्रति सचेत करती है, तो देखेंगे इसको भी। विधि, नियम, विनियमन, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व और नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, तो यहाँ पर बेट शब्द यूज किया गया, नैतिक मूल्य, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 2 तरीके हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, या तो आपको बचपन से ही ऐसी परवरिश करके लेकर चला गया है जिसके माध्यम से आपके अंदर भ्रष्टाचार के बीज नहीं है, बचपन से ही आपकी परवरिश ऐसे की गई है, आपके परिवार में, आप जिस समाज में रहे हैं या शैक्षणिक संस्थाओं में जिसमें आपको इथिकल नॉलेज दी गई है और आपका नैतिक विकास किया गया है, चारित्रिक विकास किया गया है और आपको समाज के प्रति समर्पण और परोपकार की, ये होता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में हमेशा देने की भावना ही सिखाई गई है, लेकिन अब वर्तमान में शिक्षा पद्धति क्या हो गई है, शिक्षा पद्धति में ही लूट मची हुई है। तो बच्चा एक ऐसे प्रोसेस से गुजरता है कि जाते 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 उसके देने की भावना खत्म हो जाती है और वो हमेशा समाज से चाहता है। 2 ही भावना है, या तो आप समाज को देना चाहते हैं या तो समाज से चाहते हैं। तो यदि आपके अंदर देने की भावना आ जाएगी तो निश्चित तौर पे आप भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से, लेकिन ये करेगा कौन, जहाँ पे आप विकसित हो रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस शिक्षण संस्था में आप पढ़ते हैं, यदि वो कार्य ये करना चालू कर दे तो निश्चित तौर पे आप भ्रष्टाचार से दूर दूर से भी आपका नाता नहीं रहेगा। ये भ्रष्टाचार दूर करने का आंतरिक उपाय है और सबसे कहें तो सबसे बेहतरीन उपाय यही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप यदि भ्रष्टाचारी हुए तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं, बाहरी उपाय भी किए गए हैं। बाहरी उपाय क्या है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, कुछ विनियमन है,
कुछ उत्तरदायित्व तो आपको दिए गए हैं, यदि आप उनसे विमुख होंगे तो क्या होगा, आपको दंड मिलेगा। ये भी भय आपके अंदर होना चाहिए। यदि ऐसा भय होगा तो निश्चित तौर पे आप भ्रष्टाचार जैसी समस्या से, तो आपके अंदर कुछ ऐसे नियम कानून भी बनाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया आपका, जिसके तहत आप सर्विस करेंगे, है ना। सर्विस से पहले एक शपथ लेते हैं आप कि किस लिए आप इस सर्विस में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और यदि आप उस शपथ के विमुख जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समझ रहे बात को। तो उसके लिए भी ये भी चीजें हमें पढ़नी है। हमें वैल्यू सिस्टम पे तो काम करना ही है, लेकिन प्रशासन को स्वच्छ करने के लिए, प्रशासन को भ्रष्ट मुक्त बनाने के लिए हमें इस पे भी काम करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये भी मूल्य है। ईमानदारी भी एक मूल्य है आपका, है ना। सिविल सेवा का मूल्य भी हो सकता है, आपका खुद का भी मूल्य हो सकता है, क्योंकि यदि आप ईमानदार रहेंगे तो ईमानदारी में आप क्या करेंगे, समाज को बेनिफिट देंगे। तो ईमानदारी एक ग्रहणशील मूल्य है, अवांछनीय मूल्य है, जिससे समाज को बेनिफिट ही मिलेगा। समझ रहे हैं। तो ईमानदारी भी आपका एक मूल्य है। लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, देखो ये शब्द सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। सत्यनिष्ठा थोड़ा सा ईमानदारी से भी व्यापक शब्द है, इसको भी हम देखेंगे आगे चल के। का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता। पारदर्शिता ईमानदारी से जुड़ाव रखती है। मैं आसान भाषा में यदि ईमानदारी को डिफाइन करना चाहूँ, यदि आप कहो कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है, बताइए। ईमानदारी का सिर्फ सीधा सा मतलब है, दो शब्दों में इसको मैं डिफाइन कर दूंगा आपका। ईमानदारी का मतलब है कि आप कितने पारदर्शी हो, जो भी कार्य करते हो आपका। ईमानदारी का मतलब है पारदर्शिता। और क्या है ईमानदारी का मतलब, खुलापन होना। आप जो भी काम कर रहे हो पारदर्शी है, सबके सामने है, खुलापन होना। समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो यही आपके सिलेबस में चीज़ें देखो रिपीट बहुत हुई हैं, और हम उलझ के रह जाते हैं। हम यदि कुछ कीवर्ड में काम कर ले पाठ्यक्रम में, तो पूरा पाठ्यक्रम हमारे कमांड में आ जाएगा। इसलिए पहला हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम उन कीवर्ड पे काम करें। तो सरकार में सूचना आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है, सरकार को ईमानदार बनाता है। सरकार जो भी काम कर रही है, यदि हमारे पास ये राइट हमें मिल गया कि हम किसी भी कार्य की सूचना अपने पास मंगवा सकते हैं कि किसी आवंटन में कितना धन आवंटित किया गया था, उसमें कितना व्यय किया गया, कितना फंड बचा, कितना कार्य हुआ, किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, पारदर्शिता है, सरकार ने आपको विवरण दे दिया। और यदि कोई अपनी सूचना देने से बचे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे डर होगा ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप कहीं गए हो, मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि वहाँ 2 घंटे का समय लग गया, और मैं आपसे उस 2 घंटे का विवरण लेने लग जाऊं, तो यदि आप पारदर्शी होंगे तो सारी चीज़ बता देंगे, और यदि आप अपारदर्शी होंगे तो गोल मटोल करेंगे, चीज़ों को घुमाएंगे, नहीं बताने का प्रयास करेंगे, साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो पारदर्शिता है कि खुलापन है, खुली किताब, जो भी चीज़ है ओपन है, जो आपको चाहिए ले लीजिए। तो सरकार को भी पारदर्शी बनाना जरूरी है, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, सूचना का अधिकार, है ना। इसे भी हमें पढ़ना है। नीति परक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, है ना। आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर बनाए गए हैं, है ना। कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का कितना उपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या क्या हैं, कैसे भ्रष्टाचार आज के समय में एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और ये समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी हमें पढ़ना है। अब ये सिलेबस यूपीएससी क्यों लेके आया, 2013 के पहले तो नहीं था ना ये सिलेबस, इससे पहले नहीं था ये पाठ्यक्रम। क्यों जरूरत पड़ी यूपीएससी को, ये पहले आपके ये पूरा का पूरा कार्य अभी भी होता है, लेकिन पहले ये ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था ये सिलेबस आपका। ट्रेनिंग में अभी भी आपको जब जाएंगे तो आपको ट्रेन किया जाएगा, आपके अंदर इथिकल वैल्यू डेवलप किए जाएंगे। लेकिन एक समस्या होती है, देखो समस्या क्या होती है, ट्रेनिंग में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको 10 साल 15 साल 20 साल तक ट्रेन ही किया जाएगा, है ना। और आमतौर पे होता क्या है कि एक उम्र के बाद आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और फिर आप उसी अपने एटीट्यूड, उस बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता को देख सकते हैं,
मान लीजिए टेक्नोलॉजी अभी नई नई आई है, हमारे टाइम पे आई है, माता पिता के टाइम पे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ना रही हो, है ना। तो तकनीकी के खिलाफ उनका एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, समझ रहे हैं। उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो इसको प्रयोग करने से कोशिश करेंगे। देखो सबका नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज करके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप उस टेक्नोलॉजी में उन्हें समझाने का प्रयास करें, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़, समझ रहे हैं बात को। जैसे गांव और शहर के टेक्नोलॉजी, आज आप लोग शहर में रह रहे हैं, माता पिता गांव में रहते हैं, तो यदि आप उन्हें शहर लेके आएंगे तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये चकाचौंध उन्हें पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ उनका एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, वो इसका विरोध करेंगे। तो होता क्या है, एक समय एक उम्र के बाद आपका हर चीज़ के परिप्रेक्ष्य में एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और जब नई चीज़ आपको सिखाने को जाए तो सीखने में आपको थोड़ा सा समय लगता है। सीख तो जाओगे, ऐसा तो है नहीं। यूपीएससी आपके साथ कर क्या रहा है? यूपीएससी सिर्फ आपकी अभिक्षमता जांचेगा पूरे एग्जाम प्रोसेस में कि इसके अंदर अभिक्षमता है एक प्रशासक बनने की या नहीं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर अभिरुचि, आप इसका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या ये सीखने का स्किल रखता है ना। तो एक उम्र के बाद होता क्या है, यूपीएससी, अभी देखो एज का भी मुद्दा बार बार उठता है कि एज बहुत ज़्यादा है, 32 साल एज बहुत ज़्यादा है, इतनी एज जनरल कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए, इसे कम करो, 28 से कम पे लाओ या 28 ही कर दो। ऐसा आप देख रहे होंगे लगातार चल रहा है, और कुछ पीएससी ने काम किया भी है, एज कम भी किया है। इसका भी सीधा संबंध एटीट्यूड से ही है। ये वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित है कि जब व्यक्ति 28 साल से ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद वो एक ऐसे एटीट्यूड में पहुंच जाता है जिसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। आपके मानसिक क्रियाकलापों को मैं 28 साल की उम्र तक बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, अन्यथा की स्थिति में मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो जब ये बार बार रिपोर्ट आपके ट्रेनिंग सेंटर से या विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से आई, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है ना, उसके बाद यूपीएससी ने इसको एंट्री दे दी कि भाई ये सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, पहले से ही ये पूरा सिलेबस का हिस्सा बना देंगे, तो बच्चा पढ़ के ही आएगा और वहाँ ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ओवरऑल है क्या, सीधा सीधा ये आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये समझ लीजिए, आपको पहले ही सिखाया जा रहा है, और ये होना चाहिए। आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रशासन के लिए क्या वैल्यू सिस्टम डेवलप करके जाना है ना। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद की कहानी बहुत अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे एक कंफर्ट जोन में आप होते हो, यहाँ पे भी आप कंफर्ट जोन में नहीं हो। तो ये पूरा का पूरा 250 नंबर का एक पेपर आपके व्यक्तित्व में बदलाव तो लाएगा ही, साथ ही आपको चयनित भी कराएगा। अब चलिए मैं इस पेपर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि इस पेपर का अल्टीमेट गोल क्या है, आपके परीक्षा को लेकर के भी और सभी विषयों को लेकर के भी, ठीक है। आपके जीवन में कैसे काम आएगा और आपके एग्जाम में कैसे काम आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इथिक्स विषय पर प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपका नीति शास्त्र, इस प्रश्न पत्र का सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या लाभ है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 टर्निंग पॉइंट हैं आपके पास, ठीक। अब ये कौन कौन है? सबसे पहला आपका है, देखो यदि आप पूरे अपने प्रश्न पत्र पे जाओगे, पूरे प्रश्न पत्र पे जाओगे तो 1750 मार्क्स टोटल यदि कैलकुलेट करोगे, जिसमें आपका 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर है, ठीक, ये आपका ऑप्शनल है, 500 नंबर का है। दूसरा है 250 नंबर का जीएस पेपर 4 है, ठीक। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। यदि आप जीएस पेपर 1 को देखेंगे तो वहाँ पे इतिहास भी है, वहाँ पे भारतीय समाज भी है और ज्योग्राफी भी है, 3 मेजर टॉपिक हैं। यदि आप जीएस पेपर 2 को देखोगे तो वहाँ पे पॉलिटी भी है, सोशल जस्टिस भी है और आईआर भी है, 3 मेजर टॉपिक हैं। यदि आप जीएस पेपर 3 को देखोगे तो वहाँ पे भी आपको इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंट भी है और साइंस एंड टेक भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, 4-5 मेजर टॉपिक हैं। यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक है इथिक्स, जो ऐसा टॉपिक है जो आप उसमें यदि कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा तार्किक लिखेंगे, नैतिक तौर पे आप दक्ष हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो हमारे पास एक पेपर और है 250 नंबर का, इसका क्या नाम है, एशे। टोटल कितने हो गए ये 1000 नंबर सिर्फ आपके 3 लेवल पे काम करेंगे तो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शनल, दूसरा जीएस पेपर 4। यदि आपको यूपीएससी में चयनित होना है तो आप इन तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते,
आपको अपना वैकल्पिक विषय बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें चयनित हो पाएंगे। वैकल्पिक विषय में ढिलाई की निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रोल होगा उसका, आपके सिलेक्शन के बाहर का, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे काम करना है? वैकल्पिक विषय पे। ये आपको व्यक्तिगत स्तर पे इस पे काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, हम इथिक्स पे देखो, आमतौर पे यदि आप देखें जितने अभी तक रिजल्ट आए हैं, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का, जीएस पेपर 4 का और जीएस पेपर 1 का, 2017 में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। पेपर थोड़ा ऐसा आया था कि इसमें बहुत बच्चे जो है 80-85 तक रह गए थे, जो टॉपर थे उनकी बात कर रहा हूँ। अन्यथा की स्थिति में इसमें जनरलाइज होके आपको मैक्सिमम 90 ही मिलने हैं। इसमें भी आपके साथ जनरलाइज ही होगा 85, 90, 95 में मुश्किल से, इसमें भी यही खेल होना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कैपेसिटी है कि यहाँ पर आप 130 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा भी जा सकते हो। 130 प्लस और 40 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। 130 प्लस निकल सकते हैं। सेम यही कंडीशन एसे की है। 2 एसे लिखने आपको, काम आपका हो जाना है। एसे में यदि हम इतना काम कर लें, तो यदि हमें सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होना है, हमें 1000 पे काम करना है। पहला ये स्मार्ट टारगेट है आपका। यदि स्मार्ट टारगेट ये लेकर के चले, ये यदि आप टोटल 1000 पे काम करेंगे तो इन पे तो आपको जनरलाइज नंबर मिलने ही है। अब यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा लगनी है। यहाँ की मेहनत ये है कि आपको यहाँ पे मेजर टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पे मेहनत भी कम है। ये मुश्किल से आपका कितने दिन का, 30 से 35 दिन का काम करेगा, हो जाएगा। ये आपको 20 दिन आपको काम करना है, फिर प्रैक्टिस ही है। इतिहास करते रहो काम, साल खत्म। भूगोल करते रहो काम, साल खत्म। इकोनॉमी, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो यदि हम यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अर्निंग कर सके तो बेहतर क्या होगा कि हम फोकस रहें इन लेवल पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिमाग के चक्षु खुलने चाहिए इस चीज़ को लेके। तो इथिक्स को हमें हल्के में नहीं रखना है। इस टॉपिक पे हमें इतनी मजबूती लेकर के आना है कि हम आराम से 130 का टारगेट लेकर चलें। इससे ज़्यादा हमें लेकर के आना है, 150, 154 तक आए इस पे। 130 तो मिनिमम आपको बना के चलना अपना टारगेट, इतना काम करना है, ठीक? क्योंकि ये टॉपिक में कुछ है नहीं और बहुत कुछ भी है। कुछ कैसे नहीं है? क्योंकि ये टॉपिक सबके लिए नया है, सब इसमें बराबर प्लेग्राउंड इस पे, क्योंकि इस टॉपिक को आप कैसे भी करके देखोगे सब बराबर प्लेग्राउंड पे है। इतिहास में हो सकता है कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो बच्चा तो उसका थोड़ा अच्छा हो, कोई ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से हो वो अच्छा हो। इथिक्स का बैकग्राउंड क्या है? हो सकता है बच्चा फिलॉसफी पढ़ के आया हो, क्योंकि फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस पे पढ़ना है ये आपको अपने आप को पढ़ना है। तो पहला तो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत बेनिफिशियरी है। 250 नंबर का इंडिपेंडेंट पेपर आपका नीति शास्त्र का है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी स्ट्रेटजी हमें लेके चलना, ये काम सेम करेगा यूपी पीसीएस में 200 नंबर का है, डिक्टो सिलेबस है, सब कुछ है। तो आपको ये आईएएस में भी काम करेगा पेपर, यही पेपर आपका काम करेगा कहाँ पे? यूपी पीएससी पे। 200 नंबर आपके यहाँ भी सॉलिड है। पूरा एक इंडिपेंडेंट पेपर है, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, बस नंबर 200 कर रखे हैं। वहाँ पे सारे पेपर 200 नंबर के हैं यूपी पीएससी में। यही काम आपका करेगा ये एमपी पीएससी में। एमपी पीएससी में शायद यूनिट 5 है, मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी नया सिलेबस बना है, पहले तो पेपर 4 उसमें भी था। मैं अभी 1 मिनट में आपको अभी बताता हूँ किस यूनिट पे है ये। और वहाँ पे भी ये 200 नंबर का इंडिपेंडेंट पेपर है पूरा का पूरा एमपी पीएससी में। तो यदि आप एमपी का एग्ज़ाम देंगे तो भी आपको इसी से काम हो जाना है। जो आप अभी यहाँ पर पढ़ेंगे यहीं से काम हो जाएगा, ठीक है? आपने हो सकता है एमपी का सिलेबस ना देखा हो, तो मैं एक बार आपको एमपी का सिलेबस भी डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ कहाँ पर है। बाकी एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम इंडिया में सिलेबस लगा है एमपी के बैच पे। ये है चतुर्थ प्रश्न पत्र है ये। और इसमें लिखा हुआ इन्होंने एक तो टॉपिक ऐसे कर दिए हैं ना, टॉपिक इधर उधर कर दिए, बाकी और कुछ नहीं किया। सीजीपीएससी को थोड़ा कॉपी करने का प्रयास किया है। टॉपिक लिखा है इन्होंने दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन।
इन तीनों टॉपिक का इसमें अंदर कुछ नहीं मिलेगा। दर्शन शास्त्र के नाम पे कुछ नहीं, दार्शनिक इसमें भी है, जीएस पेपर 4 पे भी हमें दार्शनिक पढ़ने हैं, यहाँ पर भी दार्शनिक दिया है, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक। तो 1-2 दार्शनिक आपके अतिरिक्त हैं, बाकी जो इथिक्स में पढ़ेंगे वही इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चवार्क, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इसमें से लगभग ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। अपने इसमें भी हमें थिंकर्स पढ़ने हैं। दूसरा है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, एटीट्यूड के बारे में है, एटीट्यूड हमें यहाँ भी पढ़ना है, वही सारी चीज़ें। तीसरा अभिक्षमता, अभिरुचि, ये भी हमें यहाँ पढ़ना है। चौथा टॉपिक इन्होंने दिया है यहाँ पे मानवीय आवश्यकताएं, ठीक है, अभिप्रेरणा, ये लोक प्रशासन से जोड़ दिया। और लास्ट में इन्होंने भ्रष्टाचार और केस स्टडी दिया है। तो आपको ये एमपी में भी 200 मार्क्स का है पूरा का पूरा पेपर, तो एमपी भी इससे कवर हो रहा है आपका। राजस्थान पीएससी पे ये 60 मार्क्स का है, वहाँ पर भी आपका काम करेगा। तो यदि आप इतने पेपर, आपके अभी बीपीएससी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, यदि बीपीएससी भी अपग्रेड करता है तो बीपीएससी भी आपका जो है इथिक्स का पेपर जरूर जोड़ेगा, तो आपका बिहार भी कवर हो जाएगा। तो जो भी हिंदी भाषी प्रश्न पत्र अपडेट होंगे वो सारे प्रश्न पत्र आपके यहाँ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये दिमाग में आपको बैठाना है, इसको इसी में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपका ये एग्ज़ाम को लेकर के बेनिफिशरी है, आप इसको छोड़ के नहीं चल सकते किसी भी तरीके से, पहले दिमाग में बैठाना है। दूसरा आगे बात करना है आपकी लाइफ में, देखो इसका तो बहुत बड़ा रोल है, ज़िंदगी में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और प्राचीन काल में एक समय था कि जब इथिक्स की शिक्षा दी जाती थी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इथिक्स से आप अपने जीवन के लक्ष्य को ही नहीं बना पाएंगे, बल्कि आपकी बहुत सारी जो तनाव है, जो बहुत सारी टेंशन है, हो सकता है अपने आप का सेल्फ मैनेजमेंट आपको आ जाए। तो जीवन में तो है ही है इसका महत्व, तो इसको हम साइडलाइन करते हैं, इसको ज़्यादा हम इतना तवज्जो नहीं देंगे, वो चीज़ तो आप सीखोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्रयास मेरा ये रहेगा आप लोगों को कि मैं आप सभी के परीक्षा के आने वाले सभी प्रश्नों को आप पढ़ें और पढ़ के लिख सकें, इतना मैं कराऊंगा। बाकी ना मैं पीएचडी कराने वाला आप लोगों को, ना कुछ। बहुत लंबी चौड़ी क्लास ली जा सकती है, लोग 100 क्लास 200 क्लास भी लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले साल के प्रश्नों को साथ साथ देखते जाइएगा। यदि आप लिख पाने में समर्थ हैं तो इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ, यदि लिख पाने में समर्थ नहीं है इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं पे। तो क्या अल्टीमेट गोल है हमारा? हमारा गोल है आप परीक्षा में लिख पाएँ, ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, ठीक। मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आप लोग जो मैं पढ़ाऊँ वो आप पेपर खोल के देखें तो आप उसमें लिखें, ठीक। अब देखो ये 3 टॉपिक हैं आपके, इन्हीं को आज समझना है। पूरा का पूरा जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है कि इन 3 टॉपिकों को समझे। नीति शास्त्र क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, अभिरुचि और अभिक्षमता क्या है, इन तीनों को हमें समझना है, ठीक है। इन तीनों को पहले लिख लीजिए आप, क्योंकि अब मैं इन्हीं पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तीनों को लिख लीजिए। पहला है नीति शास्त्र, दूसरा है सत्यनिष्ठा, तीसरा अभिरुचि, अभिक्षमता। और भी हो सकता है, यहीं पर हम बात कर देंगे अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति की ये क्या है, और हम डिस्कस कर लेंगे मूल्यों को भी। यही टॉपिक थे जो आपके बार बार आपके जो सिलेबस आपने देखा, यही चीज़ें आपकी बार बार आ रही थी। तो यहाँ पर मैं नीति शास्त्र, इसको इथिक्स बोलते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है एप्टीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड, और ये आपका है वैल्यू। इन 5 शब्दों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। देखते हैं कितने डिकोड हो पाते हैं, और कोशिश रहेगी कि आपको इजीली धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें समझाता जाऊँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखो और एक चीज़ और है, जब आप ये पढ़ेंगे तो इथिक्स से आपको इतिहास में भी कुछ मदद मिलेगी। जैसे कि एक थिंकर के तौर पे हम गांधी को पढ़ेंगे, शंकराचार्य को पढ़ेंगे, और भारत के आर्ट एंड कल्चर को आप लोग इथिक्स पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे काफ़ी हद तक समझेंगे, ठीक है। तो इतिहास में कुछ मदद करेगा आपकी ये गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको,
जो जीएस पेपर 2 है, क्योंकि वही चीज़ आप बाद में जो लास्ट के सेशन है वही पढ़ेंगे। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को समझने का प्रयास करेंगे। वैल्यू सिस्टम आप सीखेंगे कि कैसे समाज का एक अहम रोल होता है, तो थिंकर और फिलोसफर से आप लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। सोशल जस्टिस करने में आपको मदद मिलेगी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे हम केसेस देखने वाले हैं, बहुत सारे केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, और जब आप वो केस स्टडी देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसकी भी मदद यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, मैं कुछ केस हैं जो बीच बीच में आप लोगों को बोलता जाऊंगा। आप चाहें तो देखो, लिखने का काम आपका है, आपको देखना है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं रह सकती या कुछ ऐसा है, तो पहले तो सुनिए, सुन के अपने दिमाग पे ले जाइए, और इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं पे भी लगता है तो आपको प्रयास क्या करना चाहिए कि आप राइट डाउन कर लें। मैं लिखवाना अभी शुरू नहीं करूँगा, शायद इस वीक में हम लिखना शुरू ना करें, आपको लिखना है जो शब्द आपको लगे कि हाँ ये शब्द लिखने, जैसे मैं इथिक्स की परिभाषा भी आपको बता रहा हूँ, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि साथ साथ लिखते जाए। आप मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे किसी चीज़ को लेकर के, इसलिए क्योंकि इन 5 दिनों के बाद फिर जब मैं लिखवाने आऊँगा ना, तो आप खुद बोलोगे कि सर ये है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी समझाने के ही आप लोगों के पक्ष में हूँ, मैं प्रयास यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग समझें। ठीक, निबंध की विषय वस्तु में आपको इससे बेनिफिट, निबंध भी आपका यहाँ से, तो कई चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा चीज़, जब इंटरव्यू पे जाके आप बैठोगे तो आपको प्रशासन से जुड़े हुए जितने केस स्टडी हैं, बहुत सारे केसेस देते हैं प्रशासन से जुड़े हुए, आप उनको हल कर पाओगे इजीली। ठीक है, कई सारे दे देंगे कि आप कहीं के डीएम हो, एसपी हो, है ना। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कहीं पर आप जो है एज अ एसपी तैनात हैं, है ना, और आप एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। धर्मनिरपेक्ष समझ रहे हैं, है ना, आप सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, और समाज के 2 वर्ग हैं, 2 समुदाय हैं जो आपके पास आते हैं। एक कह सकते हैं कि अपने धार्मिक प्रयोजन को संपादित करने के लिए आपसे कुछ अनुमति मांगने आते हैं। उन्हें क्या करना है, एक कह सकते हैं कि एक सम्मेलन निकालना है। ठीक है, भीड़ से रोड शो टाइप में उन्हें निकालना है। रास्ता एक ही है, एक धर्म आता है रामनवमी के दिन कि हमें एक ही रोड है, इस रोड से फला यात्रा निकालनी है, दिन ये है। दूसरा वर्ग भी आता है आपके पास, ठीक है, वो भी अपने धर्म विशेष का उसी दिन वो भी आपसे बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस दिन मुझे ये निकालना है। अब आप क्या करेंगे, किसको अनुमति देंगे, किसको अनुमति नहीं देंगे? अब आपका डिसीजन क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक केस है ये, समय के अंतर से दोनों, समय के अंतर से दोनों को निकाल देंगे आप? हाँ, अनुमति दोनों को ही देंगे। अच्छा, या तो रास्ता चेंज करना पड़ेगा, रास्ता नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अनुमति सर दोनों को ही देंगे, और आई थिंक सर टाइमिंग भी दोनों का एक ही रहेगा। अच्छा, अब टाइम आप तय करेंगे क्या? मुझे, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, टाइम उनके समय का टाइमिंग कुछ और है, तो आप, हाँ, अनुमति दोनों को दे देंगे। मान लीजिए फिर ऐसे में हो गया, दंगा हो गया, कुछ हो गया आपस में विवाद। हाँ, सर मतलब 2 पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों की वजह से परमिशन लेने आएंगे, सीनियर लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम अगर इधर उधर हो गया सर तो ठीक है, वरना सर परमिशन की सर मनाही की बात होती है, सर दंगा हो गया तो कौन संभालेगा? अगर वो जिम्मेदारी है इस बात की, तो हम जो मतलब वहाँ के नेता हैं वो जिम्मेदारी ले भी लेंगे, लेकिन उन्हें करना जो है वो कर देंगे, फिर जिम्मेदारी का क्या करोगे आप? जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है ना। परमिशन की मना करते हैं। परमिशन से मना कर दोगे, फिर आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए? हाँ, पब्लिक प्रोटेक्शन आप रखें, पुलिस प्रोटेक्शन रखेंगे। दोनों को मना करते हैं ना, नहीं निकालना जाएगा। ये नैतिक द्वंद्व की स्थिति है, आप एक दुविधा में आ जाते हैं। चलो मैं आपको एक केस बताता हूँ, 2005 की घटना है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में आपको पता होगा अमेरिका का एक हस्तक्षेप है, वहाँ पर यूएस की कई सारी जो है एजेंसियाँ पड़ी हुई हैं, जिसमें से आर्मी, नेवी सब पड़ी हुई हैं। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था मार्कस, ये कमांडो थे अपने ग्रुप के, और एक लोकेशन में ये अपनी पूरी टुकड़ी के साथ थे। उद्देश्य है तालिबान का जो वो हिस्सा जो
पाकिस्तान को एक तरीके से ट्रैप करके रखा उन्होंने। तो उस गतिविधि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वहाँ पर बहुत सारी टुकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, है ना। तो मार्कस जो है अपनी टुकड़ी के साथ थे, तभी उन्होंने देखा कि 3-4 लोग जो है वहाँ से गुजर रहे हैं, जो अफ़गानी मूल के हैं, वहीं के लोकल पर्सन है, ठीक है। और मार्कस ने, अब वो तो निर्दोष थे, वो तालिबानी नहीं थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे। अब मार्कस के पास एक नैतिक द्वंद्व था कि कहीं ये जा करके वहाँ पे लोकेशन ना बता दें कि वहाँ पर यूएस नील, क्योंकि तालिबान का टारगेट भी यही थे, क्योंकि ये उनको मारने आए, उनको मारने आए। तो जा करके फाइनली यूएस नेवी सील के जो कमांडो थे, मार्कस ने डिसीजन लिया कि इनको छोड़ देते हैं, निर्दोष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली वो जा करके तालिबान को बता देते हैं। तालिबान के लोग आते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं, और घेरने के बाद मार्कस तो बच जाता है, लेकिन उसके 23 साथी मर जाते हैं उसमें। क्या डिसीजन लेना चाहिए था उसे? क्यों मार देना चाहिए? वो तो निर्दोष थे, उनका क्या उसमें कसूर था? वो थोड़ा ना मारने आए थे बंदूक लेकर के। जांच करने तो आई, लोकेशन तो बता दी सर। वो स्थानीय थे, निर्दोष थे, आपको पता, आपको नहीं पता ना, वो जांच करने आए। क्या डिसीजन? ये डिसीजन आप अब इस आधार पे ले रहे हो ना, यदि हमला हो गया, मान लो नहीं होता, ये नैतिक द्वंद्व है। अब एक और आपको मैं देता हूँ केस। 2016 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, है ना। उस पत्थरबाजी में एक हमारे कमांडो थे, इनका नाम था मेजर गोगोई। मेजर गोगोई के साथ एक टुकड़ी थी, और पत्थरबाजी बहुत तेज़ी से चल रही थी। ऐसी स्थिति बन गई थी कि जब तक आदेश नहीं है तब तक आप बंदूक नहीं चला सकते, खासकर स्थानीय नागरिकों में नहीं चला सकते, वहाँ ह्यूमन राइट का बड़ा मुद्दा है ना। तो ऐसी कंडीशन पे मेजर गोगोई को अपने लोगों को बचाना था, अपने साथियों को बचाना था। तो उन्होंने क्या किया, भीड़ के ही एक पर्सन को पकड़ा, है ना, आपने देखा, उसे आगे बांध दिया और अपने दोस्तों को बचा के ले गए। देखा है वो, फिर आप लोगों ने फ़ोटो भी देखा होगा। अब बताइए इसमें कौन सही था? क्या उन्हें आगे बांधना चाहिए था एक निर्दोष को? यदि वो मर जाता तो? ये नैतिक द्वंद्व की स्थिति है। सब एक मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हजारों तो नहीं मरना चाहिए। सर नैतिक जान ये बोला है कि मजबूर थे ना उस, मतलब कौन मजबूर था? ये जो सैनिक, ये मतलब निकल नहीं पाते वहाँ से, उनकी भावनाओं के साथ खेल गए। राजीव मल्होत्रा बता रहे हैं ऑनलाइन से कि पकड़ के बांध देते अफगानियों को। अब देखो, ये आप लोग अभी ऐसे बोल रहे हो क्योंकि इस सिचुएशन में नहीं हम लोग। अब हमें इथिक्स क्या सिखाएगा? ऐसे ही निर्णयों को लेना सिखाएगा। जब आप प्रशासन में जाओगे तो प्रशासन में ऐसे कितने केसेस आएंगे आपके सामने दिन प्रतिदिन। कहीं रैली होनी है, चुनाव के टाइम में पता चला एक ही मैदान है और 4-4 नेता फ़ोन कर रहे हैं, आज हमारी रैली हो, हमारी रैली है, हमारी रैली है। कैसे कैसे मैनेज करना है उसको, भीड़ प्रबंधन कैसे करना है, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बना के रखना है। तो ये बहुत जटिल, जिस जॉब, अभी तो बिल्कुल मस्ती कर रहे हो आप लोग, जब जॉब में प्रवेश करोगे तब पता चलेगा कि कितनी डिफ़िकल्टी है। आप लोग मेहनत कर रहे हो इसके लिए कि आगे जाके और बहुत सारी मेहनत कर सको, फिर तो आपको रुकना ही नहीं है, उस गति से आपको बढ़ना है ना। तो चलिए अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अब सेशन में इंटर धीरे धीरे करूंगा आपको। मैं आपको भी डायलेमा क्वेश्चन देके छोड़ जा रहा हूँ, आगे चल के हम आंसर भी देखेंगे, इन केसेस को लिखेंगे, कैसे लिखना होता है केस स्टडी को। लेकिन पहला मेरा काम है कि अब मैं आपके दिमाग में डालूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन ताकि आपकी उत्सुकता बढ़े, है ना, कि अब आपको कैसे चीज़ों को करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इथिक्स को पहले हमने बोला कि हम पहले टर्म्स को समझेंगे, सारे टर्म्स, जैसे इथिक्स है, सत्यनिष्ठा है, अभिक्षमता। अब आपका काम होना है साथ साथ लिखते भी जाना चीज़ों को, ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाना है आप लोगों को, जो आपको समझ में आए मेरी बातें। जहाँ पे आपको डाउट आए थोड़ा बहुत पूछ भी सकते हो। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूँ, और एक बार दिमाग खुल गया फिर इथिक्स पढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इथिक्स को। देखो, आप कई नामों से जानते हो इसे,
ठीक है। इसको हम नीति शास्त्र भी कहते हैं, इसे हम आचार शास्त्र भी कहते हैं, इसे हम कर्तव्य शास्त्र भी कहते हैं, है ना, कई नामों से इसको। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी यदि पेपर में आचार शास्त्र हिंदी में लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ये क्या पूछ लिया, कर्तव्य शास्त्र पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, है ना। एक शब्द और यूज होता है मोरालिटी, यानी नैतिकता। नैतिकता, तो इथिक्स में नैतिकता शब्द भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। कुछ क्या अलग है देखेंगे आगे, अभी इसको भी हम नैतिकता को भी अलग से डिफाइन करेंगे। तो नीति शास्त्र, देखो सबसे पहले समझते हैं विज्ञान। मुझे बताइए विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी क्षेत्र विशेष का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्षेत्र विशेष क्या हो सकता है? जैसे जीव जंतु, जीव जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत, है ना, है ना, समझ रहे हैं ना। तो कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष होना चाहिए। विज्ञान का पहला जो प्रायोरिटी है विज्ञान की परिभाषा की, कि क्षेत्र विशेष का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। वैसे ही इथिक्स क्या है? एक साइंस है। कैसी साइंस है? इसका भी एक क्षेत्र विशेष है। क्या है इसका क्षेत्र विशेष? मानव आचरण। मानव के आचरण का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं हम लोग, है ना। आप क्या करते हैं, क्या एक्शन, ह्यूमन एक्शन जो होते हैं, इसमें से हमारा एक्शन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इथिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि इथिक्स क्या है, तो इथिक्स एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य क्या है? मानव के आचरण का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन करना। समझ रहे हो? अब देखो एक एक चीज को हम समझते चलेंगे, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे जो भी टर्म्स आते जाएंगे उन सारे टर्म्स को हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो इथिक्स के अंतर्गत एक शब्द निकल के आता है, ध्यान से समझिएगा कि इथिक्स को यदि दो भागों में बांट दीजिए। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, ठीक है। यदि हम केवल नीति शब्द को लें तो नीति शब्द का मतलब होता है ले जाना। नीति शब्द का हिंदी में मतलब होता है ले जाना। किसे ले जाना? मानव के आचरण को ले जाना, क्योंकि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानव का आचरण, है ना। कहाँ ले जाना? कर्तव्य पथ पर। आपकी जो ड्यूटी है, जैसे आप अभी क्या है, आपका आचरण क्या होना चाहिए? आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य पथ क्या है? कि आपको पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो पढ़ना है ना। तो इथिक्स का मतलब है आपको कहीं ना कहीं वो ले जाएगा। किसे ले जाना है? मानव के आचरण को। कहाँ ले जाना है? कर्तव्य पथ पर ले जाना है। कैसे ले जाना है? ज्ञान प्रदान करके। किस चीज़ का ज्ञान प्रदान करेगा आपको? सही और गलत का, उचित और अनुचित का। आपको एक विभेद बताएगा। आपको एक इथिक्स क्या करेगा? विभेद बताएगा, आपको विभेदात्मक ज्ञान देगा। क्या ज्ञान देगा? क्या सही है और क्या गलत है, क्या गलत है, क्या सही है। तो इथिक्स का काम क्या है? हमें मार्गदर्शित करना सही और गलत को लेकर के। समझ रहे हैं बात को? और उद्देश्य क्या है इथिक्स का? सुखद मानवीय जीवन को प्राप्त करना। आपका अल्टीमेट गोल ये है, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल है कि आप सुखी हो अपने जीवन में, आपके जीवन में हैप्पीनेस आए। हैप्पीनेस के लिए आप लोग जो है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रत्येक मानव सुख की आकांक्षा करता है। आप सुख के से क्या समझते हैं? तो और किन किन चीज़ों से आपको सुख प्राप्त होता है? ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जिनसे आपको सुख प्राप्त होता है? हम सुख को भी आगे चल के परिभाषित करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए अल्टीमेट इथिक्स का गोल क्या है? सुखद मानवीय जीवन प्राप्त करना, ये इसका अल्टीमेट गोल है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे चीज़ों को अब डिकोड करते जाएंगे। तो इथिक्स क्या समझाना चाहता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इथिक्स का मेन गोल है।
इथिक्स आप लोगों को ये डिस्कस करना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इथिक्स में सही क्या है और गलत क्या है, इसे अब अभी हम समझेंगे। सही किसे कहते हैं, गलत किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, इथिक्स हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है, और रिजल्ट क्या है इथिक्स का? सुखद मानवीय जीवन, ये इथिक्स का रिजल्ट होना चाहिए। और इथिक्स न्यूनतम क्षति की बात करता है। किसकी बात करता है? न्यूनतम क्षति की बात करता है कि कम से कम क्षति होनी चाहिए। इथिक्स साधन की नैतिकता की भी बात करता है, लेकिन हर परिस्थिति में साधन की नैतिकता हम बनाए नहीं रख सकते। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हो, यहाँ से मान लीजिए आप लोग अपुलैंड मॉल जा रहे हो, है ना। रास्ते में आपने पाया, आप बाइक चला रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में आपने पाया कि एक व्यक्ति है जो घायल है, वो पड़ा हुआ है। तो आपका फर्ज क्या बनता है, आपका नैतिक दायित्व तो क्या बनता है कि आप उसे लें और ले करके हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन अब आपने उसे अपने बाइक में बैठाया, तो एक कानून है कि बाइक में जितने लोग बैठेंगे हेलमेट के साथ बैठेंगे। अब उसके पास तो हेलमेट है नहीं, तो क्या करोगे? पहले हेलमेट लेने जाओगे या पहले उसे अस्पताल पहुंचाओगे? पहले अस्पताल। प्राइमरी ये है। तो यहाँ पे कानूनी तौर पे तो आप गलत हो, लेकिन नैतिक तौर पे समझ रहे हो? इथिक्स क्या चाहता है आपसे? इथिक्स चाहता है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट होना चाहिए सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति। ये इथिक्स का गोल है, ये अल्टीमेट पर्पस है उसका। समझ रहे हो बात को? और न्यूनतम क्षति होनी चाहिए, ठीक। अब क्या होता, थोड़ा केस पे और आगे बढ़ते हैं। मान लो आप उसे बाइक से लेके जा रहे हो और फिर से आपका भी एक्सीडेंट हो जाता है। आप हेलमेट लगाए थे, आप तो बच गए, वो निपट ही गया। तो क्या बेहतर होता कि आपको बिना हेलमेट के उसे बैठाना ही नहीं चाहिए था। अब इथिक्स यहाँ पे बदल गया। एक दुर्घटना आपके साथ और घटी, इथिक्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? न्यूनतम क्षति, कम से कम उसकी सांसें तो चल रही थी, आपने वो भी खत्म कर दी। समझ रहे हैं बात को? फिर भी सर फ्यूचर का क्या इथिक्स भविष्य नहीं देखता, इथिक्स परिणाम देखता है, रिजल्ट देखता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप फ्यूचर मत देखिए, ये है होगा, ऐसे में नहीं चाहिए इसको। इसका काम है रिजल्ट क्या निकला आपके काम से। यदि रिजल्ट ऐसा निकला जिसका गोल, जो न्यूनतम क्षति को प्राप्त नहीं कर रहा है, यदि ऐसा, लेकिन एक और आप डायमेंशन आप डाल सकते हो सकता है वो पड़े पड़े ही मर जाता। कम से कम मैंने प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास में असफल हो गया। लेकिन इथिक्स असफलता के साथ नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इथिक्स सिर्फ सफलता के साथ है। जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप क्लास में 5-6 लोग पढ़ रहे हैं, आप में से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, एग्ज़ाम दोगे, शायद कहीं किसी को व्यवस्था हो गई। जैसे अभी आपने देखा यूपी विधान परिषद में कह रहे हैं कुछ चला था, तो किसी ने तो दे के निकल गया, और किसी ने, एग्ज़ाम में क्या होता है जब 12th का रिजल्ट आता है तो कोई ये देखता है कि ये नोट लगा के आया था, क्या करके आया था, कोई ये देखता है? वहाँ तो देखते हैं कि कितना परसेंटेज है तुम्हारा। लोग आपको कैसे आंकते हैं? लोग आपको कैसे आंक रहे हैं? परसेंटेज से, आपके रिजल्ट से। उन्हें ये मतलब नहीं है, समझ रहे? तो इथिक्स क्या है यहाँ पे? ये है कि आप बहुत योग्य हो, आप इससे बेहतर हो, साम दाम दंड भेद। इसीलिए इथिक्स में कहा गया है कि इथिक्स में कुछ गलत ही नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। मूल्यों की बात आएंगे अभी हम, लेकिन अभी समझिए इथिक्स में कुछ भी गलत नहीं होता, सब परिस्थिति जन्य होता है। कुछ भी गलत नहीं होता, सब परिस्थिति जन्य होता है। अब कैसे परिस्थिति जन्य, आपको मैं बताता हूँ। परिस्थिति जन्य होता है सिचुएशनल, सिचुएशन के साथ इथिक्स बदल जाता है।
वहीं पर वो एक मूल्य एक आदमी के लिए एक सिचुएशन में गलत होगा, वही मूल्य दूसरी सिचुएशन में सही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि हिंसा करना गलत है, मारना गलत है, लेकिन देश के लिए मारना, सीमा पे यदि है, मैं सेना के तौर पे खड़ा हूं, वहां पर मेरी ड्यूटी क्या है कि देश में कोई दुश्मन घुस ना जाए, वहां पे गोली चलाना कोई अपराध नहीं है। लेकिन देश के अंदर चूंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, तो यहाँ पे वही मारना, वही हिंसा करना अपराध है। समझ रहे बात को? हिंसा देश के लिए सही हो गई और यहां पे गलत हो गई। किसी सेंटर पे आप हैं जहां पे आपका एग्जाम हॉल हो रहा है, यहां पे 30 बच्चे हैं, 29 को नकल कराई जा रही है, आप क्या करोगे? पवित्र बने रहोगे? बने रहो। कौन इथिकल होगा? कौन? काम अनइथिकल हो रहा है, अनैतिक हो रहा है, तरीका गलत है, लेकिन आप, क्योंकि फिर बाद में जाकर के, क्योंकि आप भी हैं, सम्मिलित हैं उसमें, ऐसी कंडीशन में तो आपको इथिक्स में थोड़ा सिचुएशंस भी ध्यान देंगे। ये सब कब काम आएगा? जब हम केस करेंगे। केसेस के लिए मैं बहुत सारे आपको लॉ बता के जाऊंगा, बहुत सारे सिद्धांत बता के जाऊंगा, और उन सिद्धांतों को अप्लाई करना है समय के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है इस सब्जेक्ट में, लेकिन जैसे ही मज़ा आएगा आपको धीरे धीरे देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इथिक्स क्या है। इथिक्स एक साइंस है, एक विज्ञान है, जो जिसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष है। उस क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? मानव आचरण। क्या है? मानव का आचरण करना, मानव के आचरण का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करना काम किसका है? इथिक्स का है ना। और मानव के आचरण में वो बताने का प्रयास करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। ये इथिक्स आपको बताता है परिस्थिति के अनुसार। ठीक, अब देखते हैं एक बार। देखो साइंस दो प्रकार का होता है, विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का विज्ञान होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान में होता क्या है कि हम तथ्यों की जानकारी देते हैं, फैक्चुअल जानकारी देते हैं, चीज़ों का ज्यों का त्यों वर्णन करते हैं। जैसे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में क्लियर है ना। ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है ना। पादप कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंतर्गत ये पाया जाता है ना। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ज्यों का त्यों अंतर है। सोडियम की जो संरचना है, क्लोरीन की जो संरचना है, क्लोरीन की ही बताएंगे, सोडियम की ही बताएंगे। यदि मार्कर काला है तो मार्कर काला है, इसको नीला पीला हरा गुलाबी नहीं बता सकते। समझ रहे हैं? ज्यों का त्यों वर्णन करना, ये होता है वर्णनात्मक विज्ञान में। लेकिन विज्ञान का एक तरीका और होता है जिसको बोलते हैं हम नियामकीय विज्ञान, या इसको बोलते हैं आदर्श मूलक विज्ञान। इसमें क्या करते हैं? हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं या प्रयोजन करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं या प्रयोजन करते हैं। इथिक्स आपका नियामकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र क्या है आपका? नियामकीय विज्ञान है। और नीति शास्त्र में चाहिए शब्द होता है। आपको ये करना चाहिए, आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, समझ रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। वर्णनात्मक विज्ञान में क्या होता है? ये है, जो चीज उपस्थित है, जो है, उसके बारे में बताता है। ये चाहिए की बात करता है। किसकी बात करता है? चाहिए की बात। तो हम क्या बताएंगे? इथिक्स क्या है? इथिक्स एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव आचरण का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है ना। यह एक नियामकीय विज्ञान है या आदर्श मूलक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मूल्यांकन या प्रयोजन की बात करते हैं, चाहिए विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? अभी धीरे धीरे और समझोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा मैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब आगे बात करते हैं, इथिक्स में हम क्यों अध्ययन करते हैं मानव के आचरण का। यह भी तो बात हो सकती है। इथिक्स में हम मानव के आचरण का क्यों अध्ययन करते हैं, ये बताइए। वही काम में आएगा आगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। व्यक्ति के हित में है,
अगर सर गलत आचरण को कोई व्यक्ति मानव, समझिए, आप एक समाज में रह रहे हैं, आप एक सामाजिक जीवन है, आपका एक सामाजिक जीवन है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है ना। यानी कि इससे पहले आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, आपका एक व्यक्तिगत अस्तित्व है कि नहीं है? आपका अपना है, आपका अपना है, आपका अपना है। अब इस पूरे समाज में आप जुड़ जाइए। तो इथिक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत हित का सार्वजनिक हित के समन्वय को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे व्यक्तिगत हित और हमारे सार्वजनिक हित दोनों में समन्वय स्थापित हो सके। समझ पा रहे हैं? इथिक्स के अंतर्गत मानव आचरण का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हितों का समन्वय हो सके, ताकि सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब जैसे मान लीजिए ये है, इनको लगता है कि मुझे क्लास में लेट के पढ़ना चाहिए, है ना। यह आपका व्यक्तिगत हित है, मुझे आराम नहीं मिल रहा, बैठे बैठे कमर दर्द हो रही, मुझे लेट के पढ़ना चाहिए। आपने अपना हित तो देख लिया। या फिर और आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, आप लेटे होते हैं, ये तो आपका व्यक्तिगत हित हो गया कि आराम से बढ़िया लेटे लेटे जा रहे हैं, लेकिन टिकट उसने भी कटवाया है, उसका भी अधिकार बनता है। आपका राइट कितना है? सिर्फ एक सीट, क्योंकि आप जनरल बोगी में बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन का आपने पे किया तो आपका राइट है कि आपने पूरे का यूज किया। तो आपका राइट क्या बनता है वहां पे? सार्वजनिक हित, दूसरे को जगह दे, ना कि बस मैं आराम से लेटा हूं। इन दोनों में समन्वय करवाना इथिक्स सिखाता है आपको। यदि कोई वृद्ध है, मेट्रो में होता है ना कि कोई वृद्ध है तो पहले अपनी जगह छोड़ दी जाती है। महिलाओं के लिए अपनी जगह हम छोड़ देते हैं, किस लिए? रेस्पेक्ट। इसलिए नहीं कि वो कमजोर, वृद्ध तो मान लो चलो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन महिलाओं को क्यों? सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट, आपके अंदर एक भाव विकसित करने के लिए, आपके अंदर एक वैल्यू विकसित करने के लिए, आपके अंदर क्यों? बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारे सोसाइटी का मूल्य है। समझ रहे? कोई रोगी है और आप बैठे हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? जो रोगी है, आपने खड़े होकर उसे सीट दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें व्यक्तिगत हित में सार्वजनिक हित का क्या करना है? समन्वय करने का प्रयास करना है। इसलिए हमें इथिक्स पढ़ना है और इथिक्स में ये चीज देखेंगे। ठीक है, लक्ष्य क्या है इथिक्स का? सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके ऐसा कार्य करना है। यदि आपके किसी भी कार्य से सुखद मानवीय जीवन प्राप्त नहीं होता है तो फिर ठीक, मतलब मान लीजिए ग्राम प्रधान है कोई, मनरेगा के तहत इसके माध्यम से जॉब कार्ड में पैसा आया, वो पैसा क्या क्या है? मिड डे मील का पैसा आया मान लीजिए, वो पैसा हड़प गया पूरा, या उसका 50% खर्चा किया, तो कौन प्रभावित होगा? जिनके लिए पैसा भेजा गया, है ना। पहले तो इसने भ्रष्टाचार किया, दूसरा इसने सार्वजनिक हित को ताक में रख दिया, व्यक्तिगत हित में के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित को ताक में रख दिया। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करना है? ऐसा कार्य करना है कि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के मध्य सामंजस्य स्थापित हो सके, ताकि सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। ठीक है बेटा, हर एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा बस धीरे 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 चीजों को बढ़ने दो। सभी लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे, हर चीज आपकी खुल जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखो, सार्वजनिक व्यक्तिगत हित क्या होते हैं? व्यक्तिगत हित में आपका खुद का स्वार्थ होता है, स्वार्थी होते हैं आप, आपको अपना ही भला दिखता है। सार्वजनिक हित में आप परोपकार की भावना से रखते हैं, परोपकार की भावना, दूसरों का भला करने की आप सोचते हैं। तो सार्वजनिक व्यक्तिगत हित स्वार्थ युक्त होते हैं, ये निस्वार्थ होते हैं सार्वजनिक हित। या फिर ये कर्तव्य लिए होते हैं। मान लीजिए आपको किसी ऐसे पोस्ट में बैठाया गया जहां पे आपका कर्तव्य है कि आपको सार्वजनिक हित करना है। सिविल सेवा है क्या? सार्वजनिक हितों के लिए ही तो बनी है। लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो किस लिए है? ताकि वो आपके सार्वजनिक हितों की पूर्ति कर सके। यदि कोई करप्ट होता अगली बार आप उसे नहीं चुनते हैं। तो सार्वजनिक हित परोपकार की भावना से जुड़े होते हैं, कर्तव्य की भावना से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत हित स्वार्थ की भावना से जुड़े होते हैं, अपना ही
है ना। यदि आप इनको ऊपर रख देंगे व्यक्तिगत हितों को, जब आप इसमें आपका परिवार जुड़ा होता है, इसमें आपका परिवार, जब आप सिविल सेवा में चले जाएंगे तो अपने आप को समर्पित कर देंगे सार्वजनिक हितों के लिए, सबसे ऊपर आपका। जैसे कि अब मैं यहाँ पे पौराणिक ग्रंथ, जैसे आपने देखा एक प्रसंग आता है रामायण में कि श्री राम के द्वारा अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में परित्यक्त कर दिया जाता है ना, जंगल भेज दिया जाता है और बड़ा आक्षेप लगाया जाता है। लेकिन आप बताइए, सीता के गर्भ में कौन था? 2 बालक नहीं थे, 2 राजकुमार थे जो राजा बनते आने वाले समय में। और राजा का कर्तव्य हमेशा किस लिए होता है? राजा का, उनको ये नहीं दिख रहा था मेरे पुत्र हैं। यदि पुत्र मोह हो जाता, पत्नी मोह हो जाता, तो शायद अपने राज्य में आदर्श की स्थापना नहीं कर सकते थे वो। आप राम को देखें, राम का पूरा व्यक्तित्व देखें। एज अ प्रशासक, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उनका राज तिलक होने वाला था, तभी खबर आई कि 14 साल का वनवास होगा, है ना। लेकिन उनके लिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखते थे। उनके पिता ने वचन दे रखा था। किसको वचन दिया था? केकई को। आप एक कहानी से सीखिए, वहाँ के इथिक्स और मोरालिटी को देखिए, अपने पिता के। नहीं तो खड़े हो जाते, हाथ खड़ा कर देते कि भाई अपना वचन दियो, जाओ 14 साल, मैं क्यों जाऊं, मैं तो राजा बनने वाला था। लेकिन पिता के वचनों को पूरा करने के लिए एक राजकुमार अपने राज्याभिषेक के समय घर छोड़ के निकल जाता है। वैल्यू सिस्टम, जुबान की कीमत। और इसके बाद और देखिए, जंगल जाते हैं, भाई आता है लेने वापस। जंगल में तो कम से कम चप्पलें होनी चाहिए, चप्पल भी ले जाता है। भरत जो है कहते हैं कि आप मुझे अपनी ये पादुकाएं दे दीजिए, इन्हीं के माध्यम से मुझे शासन प्रशासन चलाना है। वो भी लेके चला जाता है। इसके बाद पत्नी को कोई और ले जाता है। लोग कहते हैं कि राम को सीता से प्रेम नहीं था। कैसे नहीं था सीता से प्रेम? एक पर्सन, एक व्यक्ति जो 3000 किलोमीटर अपनी पत्नी के लिए ही तो जाता है। नहीं कोई दूसरा राजकुमार, तो उनके पास ऑप्शन की कमी थी। लेकिन उनको सीता को त्यागना इसलिए पड़ा क्योंकि उनके समाज में, जिस समाज में वो रह रहे थे, वहाँ पर अलग तरीके के मानक विकसित हो रहे थे। और उन मानकों को स्थापित करने के लिए, प्रतिमानों को भी स्थापित करने के लिए उनको ये निर्णय लेना पड़ा, है ना। तो यदि आप इथिकल दृष्टि से देखेंगे तो राम कभी गलत नहीं है। यदि आप एक आम समाज की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा राम गलत है। तो जब आप जाओगे प्रशासन में तो आपको अपने परिवार को अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा गाड़ी आपको मिली, पता चला बेटा उससे स्कूल जा रहा है, गलत है ना। गाड़ी बेटे के स्कूल भेजने के लिए तो मिली नहीं है। जब आप ड्यूटी में रहो, जब आप कर्तव्य में रहो, तब आप उस गाड़ी का इस्तेमाल करो, तब तो आप इथिकल हो। पता चला गाड़ी का इस्तेमाल, आप रिश्तेदार आ रहे हैं, जाओ भाई रेलवे स्टेशन लगा दो गाड़ी, है ना। तो आपको प्रशासनिक कार्यों के लिए ही, समाज जो भी आपको दायित्व मिलते हैं उनकी पूर्ति के लिए ही उन चीज़ों का उपयोग करना है। ये होता है सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित में अंतर। समझ रहे हैं? जो सबका है उस सबकी भले में ही उसका इस्तेमाल हो, ये ना हो कि उससे अपना भला हो जाए। जो सबका है, यानी जो सरकार ने आपको दिया है, यदि उसका इस्तेमाल करने से सबका भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पता चला उससे आपका भला हो रहा है ना, तो फिर वहाँ पे गलत है। पता चला ऑफिस में एसी लगाने के लिए आए, आपने एक धीरे से बोला घर लगवा दो, गलत हो गया। यहाँ पे जो ऑफिस की चीज़ है आप उसको, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। एक केस था लबासना का ही था, एक ऑफिसर ट्रेनी थे। देखो इस स्थिति तक होती है, यदि आपकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर जाएंगे। ऑफिसर ट्रेनी थे और जब वो ट्रेनिंग पे गए तो ट्रेनिंग के दौरान आपका एक 6 मंथ का आपको भारत दर्शन होगा। आपका भारत दर्शन आपको कराया जाएगा, पूरे देश का भ्रमण। और तो उस अवधि में जब वो गए तो एक पर्सन था, ये शायद चंडीगढ़ की घटना है, चंडीगढ़ में थे। और उस अवधि में उन्होंने क्या किया, एक शॉप से उसने शायद रिंग वगैरह देख रहे थे, सोचा कुछ खरीद लेता हूँ, किसी के लिए खरीद रहा हो, ठीक है। खरीदते वक्त उसने एक रिंग चोरी कर ली। ऑफिसर ट्रेनी है, देखो सब कुछ है, लेकिन अब मानसिकता क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है,
बाद में पता चला जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। तो आपके वैल्यूज यदि अच्छे नहीं हैं, यदि वहाँ पे कोर लेवल पे काम नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे आप कभी ना कभी जब आपके पास अथॉरिटी आएगी, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तब जाकर के आप उन कोर वैल्यू को भूल जाएंगे और जो आपके मूल कोर वैल्यू हैं उनके साथ काम करने लग जाएंगे। इसलिए आपको फंडामेंटल वैल्यू डेवलप करने बहुत ज़रूरी है और इथिक्स सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इथिक्स क्या करता है? हमें विभेद ज्ञान देता है। किस चीज का विभेद ज्ञान देता है? कर्म का। जो हम काम कर रहे हैं वो काम उचित है या अनुचित है, इसका ज्ञान हमें कौन देता है? नीति शास्त्र हमें देता है। समझ रहे हैं बात को? है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? है ना? तो इथिक्स क्या है? एक विज्ञान है। अभी ये परिभाषा नहीं है, अभी ये मेरा सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, बेसिक समझा रहा हूँ। इथिक्स एक विज्ञान है जो मानव के आचरण का अध्ययन करता है और मानव के आचरण के अध्ययन के माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह एक नियामकीय विज्ञान है जिसके माध्यम से हम आदर्श मूलक कि हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता है। तो मान लो कभी प्रश्न आ गया कि इथिक्स एक विज्ञान है, तर्कपूर्ण तरीके से बताइए, आप लिख सकते हैं। क्यों विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र विशेष का क्रमबद्ध अध्ययन। यहां पर भी क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष का क्रमबद्ध अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अभी हम इथिक्स की परिभाषा नहीं देख रहे। इथिक्स की परिभाषा भी हम देखेंगे। बहुत सारे थिंकर हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा, हम किसी एक अच्छे थिंकर की ही परिभाषा लिखेंगे जिन्होंने बताया है, जिन्होंने इथिक्स को लेकर रिसर्च किया, पीएचडी किया, उनकी परिभाषा देखेंगे। तो बेसिक इथिक्स हमें क्या करता है? एक विभेद ज्ञान देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। इथिक्स व्यक्तिगत हित को वरीयता नहीं देने की बात करता है। वर्तमान में हमारे व्यक्तिगत हित को वरीयता देने की बात नहीं करता है, यह हमें सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखने की बात करता है। हमारे माध्यम से दूसरों का भला हो जाए, ये इथिक्स का मूल उद्देश्य है। हम कुछ ऐसा करें जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ हो, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। राज्य कुछ ऐसा करे, राज्य आपसे टैक्स लेता है तो राज्य का कर्तव्य क्या है? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने की भावना है राज्य की। राज्य जो भी एक्शन लेगा, जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी पॉलिसी बनाएगा, वो किसके लिए बनाएगा? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए। राज्य इसीलिए तो काम कर रहा है, नहीं राज्य जैसी संस्था की जरूरत क्या पड़ती है? हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो, है ना। तो हमारे द्वारा भी किया गया कोई भी काम वो व्यक्तिगत हित से ही ना जुड़ा हो, बल्कि उससे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, तो सारी चीजें ठीक हैं। अन्यथा की स्थिति में, समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स में ले चलूँगा। अभी ये इथिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, अब आपको बात करते हैं कि आप सीखेंगे क्या क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, या जो भी सेशन मैं ले रहा हूँ मैं आपको क्या क्या सिखाने का प्रयास करूँगा। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मेरे साथ इथिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या सीख के जाएंगे? सबसे पहली चीज, आप नीति शास्त्रीय साक्षरता, इथिकल लिटरेसी आपके अंदर आएगी। आप ये सीखेंगे कि क्या होता है इथिक्स। आप ऐसे बहुत सारा ज्ञान, आप यदि पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देश और दुनिया के भूगोल और उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इतिहास पढ़ते हैं तो आपको भारत और विश्व के बारे में पता चलता है कि क्या घटनाएं हो चुकी हैं, उनसे हमें क्या सबक लेना चाहिए। यहाँ पर आप मानवीय आचरण, अपने आप को जीने का एक तरीका, ये सब सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहली चीज़ ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा कि इथिकल लिटरेसी कहते किसे, नैतिक साक्षरता। ऐसा बहुत बचपन से होना चाहिए, लेकिन अब क्या कहें, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस में अभी ये चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है, अब इसकी ओर काम हो रहा है। दूसरा क्या है, हम इस पूरे जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा एक नैतिक दृष्टिकोण विकसित होगा, एक नैतिक तर्क शक्ति का विकास होगा आपके अंदर। और जब कभी भी आपको आंसर राइटिंग करनी है या जब कभी भी केस सॉल्व करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे, नैतिक तर्क शक्ति का विकास करेंगे। ठीक है। तीसरा, हम नैतिक रूप से दक्ष बनेंगे।
हमारे अंदर एक नैतिक दक्षता का विकास होगा। यदि 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा यदि हम कर पाए तो हम केसेस भी सॉल्व कर पाएंगे और हम अपने पूरे सिलेबस को भी समझ पाएंगे। अब तीनों टर्म्स को मैं समझाता हूँ। पहले नीति शास्त्रीय साक्षरता, ये क्या है, फिर नैतिक तर्क शक्ति क्या है और नैतिक रूप से दक्षता क्या है। इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले है नीति शास्त्रीय साक्षरता। लिखते जा सकते हो, देखो कहीं भी अब ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि नीति शास्त्रीय साक्षरता, यूपी पीसीएस वगैरह में तो 20 शब्दों में लिखने को आता है। आप सोचो ये मैं दोबारा लिखवाऊंगा, फिर कब लिखवाऊंगा? ठीक है, मैं बाद में फिर आपको बहुत थ्योरेटिकल उस तरीके से चलूंगा। अभी ये है कि सेशन आपको मुझे समझाना है, कैसे इंटर करना है। अभी हमें इंटर कर रहे हैं सेशन में, बस और कुछ नहीं है ना, ये हमारा प्रारंभ है। तो नीति शास्त्रीय साक्षरता जब आप सीखेंगे तो सबसे पहले जो बड़े से बड़े नैतिक मुद्दे होंगे उनकी जटिलताओं को समझेंगे कि क्या इसमें कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे नैतिक द्वंद्व की विकसित होता है, कैसे नैतिक दुविधाओं में जब हम पढ़ते हैं तो उनको कैसे हमें सुलझाना होता है ना। जब 2 सही चीज़ों में एक सही चीज़ का चुनाव करना होता है तो थोड़ा स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, नैतिक मुद्दों की जटिलताओं को समझेंगे। ठीक। दूसरा, जो आप काम करते हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, आप बहुत सारे कार्य करते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, इसके अलावा आप कभी किसी को कुछ बोलते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं, अपने क्रियाओं के परिणाम के बारे में पूर्व अनुमान कि क्या इसका रिजल्ट होगा। यदि मैं ये डिसीजन लूंगा, मैं ये बोलूंगा तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ये भी आप सीखोगे जब आप नैतिक साक्षर बन पाओगे। समझ रहे हो? अपने कार्यों का पूर्वानुमान लगाना भी हमें सीखना है, तब हमारी बात बन पाएगी। तीसरा, नैतिक आचरण की पहचान। नैतिक आचरण मतलब सही आचरण। क्या सही आचरण है, क्या करें तो ये सही होगा। अभी बहुत सारे डिसीजन हमारे ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे डिसीजन परिवार में लिए जाते हैं, हम खुद लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारे फेल हो जाते हैं। फाइनली फिर हमें बैकअप करना पड़ता है। तो हम नैतिक रूप में साक्षर नहीं है। यदि हम नैतिक रूप में साक्षर हो जाएं तो हम सही आचरण की पहचान करें। तो सही आचरण की पहचान क्या है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक। तो नैतिक रूप में जब आप साक्षर बन जाओगे तो पहली बात, जटिल से जटिल नैतिक मुद्दों को समझोगे, पहली चीज ये। दूसरा, अपने क्रियाओं और कार्यों के परिणाम का पूर्वानुमान लगाना सीखोगे। तीसरा, नैतिक आचरण और सही आचरण के बारे में जानना सीख जाओगे। पहला तो आप लोग ये सीखोगे। अब दूसरा टर्म्स आया था आपका नीति शास्त्रीय तर्क, इथिकल रीजनिंग। ये क्या होती है? इथिकल रीजनिंग का काम ही होता है जो दुविधा है, नैतिक द्वंद्व है या नैतिक दुविधा है, उस परिस्थिति को सुलझाने का काम करता है। जब आप ये सीखोगे कि कैसे हमें कोई भी परिस्थिति में जहाँ पर 2 सही चीज़ों में से एक सही चीज़ चुननी है जो अधिकतम लाभ की प्राप्ति करा सके, तो ऐसी परिस्थितियों को सुलझाने में आपका काम कौन करेगा? नीति शास्त्रीय तर्क शक्ति। ये जब आपके अंदर विकसित होगी। ठीक। इसके अंतर्गत क्या है? 2 सही परिस्थितियों में एक सही परिस्थिति का चुनाव करना आप जान पाएंगे। यह अधिकतम की भलाई का समर्थन करता है। कौन? नैतिक तर्क शक्ति। जब कभी भी कोई भी केस में ऐसी बात आती है, आपको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से होगा, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अधिकतम की भलाई का समर्थन करेंगे हमेशा। ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, न्यूनतम क्षति होनी चाहिए। और क्या होगा? यह नीति शास्त्रीय निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। जितने भी आप डिसीजन लेंगे उन डिसीजन को भी आपको इथिकल रीजनिंग के माध्यम से ही सॉल्व करना होगा। आप तर्क देंगे हर अपने डिसीजन पे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए घूसखोरी है। घूसखोरी सही चीज़ है, खराब चीज़ है? नहीं, लाभदायक चीज़ है कि हानिकारक चीज़ है, ये बताइए। घूस से पैसा आएगा तो लाभ मिलेगा, कैसे हानिकारक है? मूर्ख मत बनाइए। लाभदायक है, घूसखोरी लाभदायक है, हमेशा लाभदायक है। पैसा बढ़ रहा है ना आपके उसमें। घूसखोरी लाभदायक चीज है, लेकिन आपको इथिकल रीजनिंग ये सिखाएगा कि लाभदायक होने के बावजूद भी घूसखोरी क्या है? एक गलत कार्य है। लाभदायक है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बेनिफिट है, पैसा होगा, सब कुछ कर पाओगे, आज पैसे के लिए बैठे हो, लेकिन एक गलत कार्य है, ये उचित नहीं है, अनुचित है।
समझ रहे हो मेरी बात को? ये कौन सिखाएगा आपको? इथिकल रीजनिंग सिखाएगा। जब आपके अंदर ये इथिक्स आ जाएगी तो किसी भी गलत काम को आप लॉजिकल तरीके से, कि घूसखोरी एक सही होने के बाद, इसके अलावा कोई कार्य आप करते हैं, उस कार्य में आपको आराम बहुत मिलता है। मान लीजिए टीचर, लोग टीचर की जॉब क्यों करते हैं? सोचते हैं स्कूलों में जाएंगे, पढ़े रहेंगे आराम से, क्या टेंशन। लेकिन कार्य यदि उत्तरदायित्व रहित है तो उत्तरदायित्व रहित कार्य भी गलत कार्य है, और गलत कार्य आपको, ये आपके डिसीजन पे आएगा। फिर जो गलत है सो गलत है, उस पर फिर आप क्या आराम, क्या बात। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कार्य उत्तरदायित्व रहित, ये भी आपको जब आप इथिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत सारे सिद्धांत आपको बताऊंगा, जब आप डिसीजन लेंगे तब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहले एक चीज याद रखना है, केस स्टडी जब आप करना शुरू करेंगे, प्रत्येक निर्णय में नीति शास्त्रीय तर्क का अनुपालन करना है। बिना तर्क के कोई बात नहीं करेंगे हम, हर चीज पे हम लॉजिक देंगे, विदाउट लॉजिक कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला ये था दूसरा टर्म्स। तीसरा टर्म्स है आपका इथिकल कॉम्पिटेंसी, नैतिक दक्षता। नैतिक दक्षता की बात करेंगे। ठीक है, नैतिक दक्षता का मतलब क्या है? नैतिक दक्षता का मतलब है नैतिक सिद्धांतों के प्रति ज्ञान होना। एथिक्स पढ़ने के बाद आपको नैतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, दूसरा युक्ति संगत व्यावसायिक नैतिक संहिता के बारे में जागरूकता होगी। आपको पता चलेगा कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरा एक कोड ऑफ एथिक्स है ना। मेरा कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना, यही मेरा कोड ऑफ एथिक्स है, ताकि जो मैं पढ़ाऊं वो आपके परीक्षा में काम आ सके। ये मेरा कोड ऑफ एथिक्स है। मैं आपके पाठ्यक्रम को पूरा कराऊं, ये मेरा कोड ऑफ एथिक्स है। मैं आपके साथ जस्टिस करूं, ये मेरा कोड ऑफ एथिक्स है ना। कल के दिन आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो वहां पे आपका कोड ऑफ एथिक्स होगा, है ना। तो आप नैतिक रूप से दक्ष जब बन जाएंगे तो आपको अपने व्यावसायिक नैतिक संहिता के बारे में जागरूकता होगी और आप उसके बारे में जानकारी पाएंगे। इसके अलावा नैतिक रूप से दक्षता में आप समानता, निष्पक्षता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों की पहचान कर पाएंगे और उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जब आप नैतिक रूप से दक्ष बन जाएंगे तो आप सार्वजनिक व्यवसाय को जानने के लिए सार्वजनिक अधिकारों की पहचान करेंगे और उनका समर्थन करेंगे। जब आप नैतिक रूप से दक्ष बन जाएंगे तो आप कानून के प्रति सम्मान करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का कानून वहाँ के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप ही बनाया जाता है। जब वहाँ के नैतिक मानक बदल जाते हैं तो कानून भी समय के साथ बदल जाता है। नैतिक मान्यताएं ही किसी भी देश के कानून को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो आप कानून का सम्मान करना प्रारंभ कर दोगे। जब आप नैतिक रूप से दक्ष बन जाओगे तो सार्वजनिक नियमों और कानूनों का पालन करोगे, सेवा करोगे, उनको हमेशा रखोगे। और तीसरा, विशेषीकृत सूचनाओं का सम्मान और संरक्षण करोगे। मान लीजिए आप एक IAS अधिकारी हैं, आपके पास विभिन्न जानकारियां हैं कि यहाँ पे ये योजना आनी है, यहाँ पे ये योजना आनी है, यहाँ पे ये योजना आनी है, और ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं गई है। तो आपको तो सब पता है कि कहाँ की ज़मीन कितनी महंगी होने वाली है। तो आपके पास तो बढ़िया मौका है, वहाँ की ज़मीनें खरीदना चालू कर दीजिए। कल के दिन महंगी हो जाएंगी, फिर बेचेंगे। यदि आपको पता है कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है और आपको पहले जानकारी है तो आप वहाँ का पूरा ज़मीन खरीद डालिए। कल के दिन जब ऑक्शन होगा तो आपकी जाएगी अच्छा खासा करोड़। तो आपको क्या करना है? अपनी सूचनाएं, जो आपको गोपनीयता की शपथ दी जाती है, आपको अपनी सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको सब पता होता है क्या होने वाला है। लेकिन करनी और कथनी में अलग होता है। पता होता है, धीरे से फ़ोन लगाए, चाचा कितना पैसा रखा है, इतना है, लगा दो, बाकी मैं भविष्य बताऊंगा आपको। खूब फंसाते हैं पैसा, खूब इन्वेस्टमेंट कराते हैं, है ना। तो विशेषीकृत सूचनाओं का सम्मान और संरक्षण करना है। एक IAS अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना के माध्यम से भविष्य में किसी भी योजना, प्लान्ड योजनाओं की भूमि को पहले से कम दाम में खरीदना, ये क्या है? नैतिक रूप से क्या हो जाएगा? सूचनाओं का दुरुपयोग हो जाएगा। तो जहां कहीं भी सूचना का दुरुपयोग केस स्टडी में आपको दिखेगा, आप उसे अनैतिक बता देंगे कि अनैतिक है काम करना। समझ रहे हैं? आपको देखना है केस में क्या केस दे रहा है। ठीक। इसके अलावा अगला, नैतिक व्यवहार को आत्मसात करना।
उसे बढ़ावा देना, इसका उपयोग कार्यस्थल पर करना। ऐसा नहीं कि नैतिक तो आपको बहुत पता चल गया लेकिन उसको आप यूज में नहीं ला रहे हैं, आपको पता सब कुछ है लेकिन काम उसके विपरीत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आप बोल कुछ, कथनी करनी में आपका अंतर अलग अलग है। तो नैतिक व्यवहार को आत्मसात करना, उसे बढ़ावा देना, उसका उपयोग कार्यस्थल पर करना, ठीक है। और इसके बाद अंतिम पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अनैतिक कार्यों को करने से मना कर देना। केस स्टडी में हमेशा याद रखना, गलत कार्य के लिए अपने उच्च अधिकारी के आदेश के पालन को भी करने से आपको मना करने का आपके पास साहस होना चाहिए। यदि गलत आदेश कोई दे रहा है, नैतिक रूप से गलत है, कानूनों का उल्लंघन है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे भी मानने से इनकार कर देंगे। तब आप नैतिक रूप से दक्ष बन पाएंगे। समझ रहे हैं? और अगला पॉइंट है सत्यता और ईमानदारी को बनाए रखना, अपने व्यवहार के प्रति जवाबदेही रखना। जवाबदेही समझते हैं? अकाउंटेबिलिटी। आपके नीचे जितनी भी टीम आपके नीचे होगी, उनके किए गए सभी कार्यों के जवाबदेही आप ही होंगे। आपने सुना था जब अग्नि मिसाइल की परीक्षण चल रहा था और परीक्षण के दौरान बार बार जब असफलता का सामना करना पड़ रहा था तो डॉक्टर कलाम सामने आते थे और खड़े हो जाते थे कि मैं इसके लिए अयोग्य हूं। ना कि आप अपनी टीम के ऊपर डाल दिए सारी चीज़। टीम लीडर का काम क्या होता है? ढाल बन के रहता है वो अपने टीम के, है ना, कि तुम्हें कुछ नहीं होना पाएगा, काम करो। तभी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ जी जान से लगता है। उनको लगेगा कि सारी छुरी मेरे ऊपर ही गिरनी है तो फिर क्यों करेंगे? आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा प्रशासन में। कि यदि कोई भी आपका नीचे का अधिकारी काम करता है तो जवाबदेही के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस उन्हें करो, मैं बैठा हूँ ऊपर, जो होगा गाज गिरनी होगी मेरे ऊपर गिरेगी। नहीं तो पता श्रेय लूटने मैं चलाया कि हाँ देखो सफल हो गया, सफल हो गया, और पता चला जब मरने मिटने की बारी आई तो झोंक दिया। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने व्यवहार के प्रति जवाबदेह रखना पड़ेगा। अपने तथा अपने नीचे के कार्य करने वाले अधिकारियों के प्रति जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। ठीक। अगला, नीति शास्त्रीय एवं प्रबंधन संबंधी मुद्दों की पहचान करना और उनका अंतर करना। ठीक है। और नीतिगत तर्क में संलग्न रहना। ये सारे पॉइंट मिलके आपको नीतिगत तौर पे दक्ष बनाएंगे। तो मैंने 3 पॉइंट की बात कही, तीनों पॉइंट एक बार फिर से समझिएगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नीति शास्त्र का उद्देश्य क्या है? नीति शास्त्रीय तौर पे आपको साक्षर बनाना, नैतिक दृष्टिकोण से आपको तर्कशील बनाना और नैतिक रूप से आपको दक्ष बनाना। ये 3 अल्टीमेट गोल के साथ आप जो है एथिक्स टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप ये करेंगे तब जाके धीरे 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 आपको एक एक विषय वस्तु समझ में आएगी। अब हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि इथिक्स का काम क्या है। इथिक्स का काम है कि क्या सही है क्या गलत है, किसे हम सही कहेंगे किसे हम गलत कहेंगे, उचित अनुचित की परिभाषा क्या है, सही गलत की परिभाषा क्या है। बताइए आप किस चीज़ को सही कहेंगे कि ये चीज़ सही है, किस चीज़ को आप गलत कहेंगे कि ये चीज़ गलत है। एग्जाम्पल के साथ बताइए। समाज के हित के लिए जो चीज होगी वो सही है। अच्छा, जो उनका नुकसान करेगी या कुछ होगा वो चीज उनके लिए गलत है। ये भी सही बात है। समाज का हित करेगी, आपका हित हो जाए उससे तो चलेगा। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, समाज का तो हित हो रहा है लेकिन आपका हित हो जा रहा है। मान लीजिए ब्लड डोनेशन, आपको पता है बहुत अच्छा काम है और बहुत लोगों को ज़रूरत भी है, लेकिन आप अपना निकलवाए पड़े जा रहे हैं समाज के हित में। कल के दिन आप कमज़ोर पड़े, आपको कोई नहीं दे रहा। सही है? क्या लिमिट? अच्छा, सांप भी ना मरे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे ये आपका सही की परिभाषा में आता है। यानी कि थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँ, थोड़ा बहुत अपने अधिकारियों में भी भेज लो, तुम भी लो, है ना। चलिए अब देखते हैं इसको। देखो इथिक्स में 2 चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। पहला है आपको थ्योरेटिकल सेक्शन
थ्योरी वाला सेक्शन है जिसे हम समझेंगे और इसको अप्लाइड करेंगे, व्यवहारिक पक्ष पे लाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे केस स्टडी के तौर पे। हर चीज़ पे केस स्टडी है, एग्जाम्पल है, ठीक है। केस स्टडी है, लेकिन केस स्टडी मैं कराऊंगा लास्ट मंथ में, जो आपका अंतिम मंथ आएगा। पहले सीखो तो, थ्योरी तो समझो, बीच बीच में कुछ केसेस हमारे होते रहेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, और उसके लिए मैं कई सारे आपको लॉजिक, देखो केस को हल कराने के लिए ना मैं आपको 15-20 प्रिंसिपल दूंगा, बस कुछ सिद्धांत बता के जाऊंगा, वही सिद्धांत आप केस पढ़ोगे, वो सिद्धांत समझ गए यदि, उसी सिद्धांत को अप्लाई कर देना, ठीक है। यदि कहीं पे आपको लग रहा है कि कार्य गलत है और बड़ा अधिकारी मुझे आदेश दे रहा है तो नहीं मानना, तो नहीं मान, उसको जस्टिफाई थोड़ा ना करना धीरे से कि नहीं सर प्रमोशन है ये, नहीं, गलत तो गलत। जहाँ पे तो कुछ सिद्धांत दे के जाऊँगा, धोखा और कपट का सिद्धांत, जवाबदेहिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्र चिंतन का सिद्धांत, मना करने का सिद्धांत, कुछ ऐसी थ्योरी में आपको देखे जाऊँगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बुक में कुछ नहीं मिलने वाला। बुक में तो सीधा सीधा छाप दिया उन्होंने परिभाषाएं, जो विदेशी थिंकर और 2-3 प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट है, सब डाल दिया, ठीक है। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको चीज़ें। अब ये आपका है थ्योरी वाले सेक्शन में, जैसा कि आपको पता है कि एथिक्स का काम क्या है, मानवीय प्रयासों के सही और गलत का अध्ययन करने का काम किसका है, एथिक्स का है, और वो बताता भी है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो सही का सिद्धांत क्या है, आप किस चीज़ को सही कहेंगे, एक सिद्धांत ये है आपका। सही का सिद्धांत क्या, उचित का सिद्धांत क्या है, आपको लिखना चाहिए इसे। सही का सिद्धांत, सही का सिद्धांत देखो बहुत क्लियर है, इन्होंने बहुत सही बात बोली। सही के सिद्धांत का लक्ष्य है अच्छाई, जिससे अच्छाई निकल के आए, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट अच्छा हो, किसके लिए, आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। समझ रहे हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए दोनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो राइट, देखो माध्यम कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति बताएगी माध्यम क्या होगा, हमारा साधन क्या होगा, लेकिन साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अच्छाई, गुड। समझ रहे हैं। तो यह क्या है, अच्छाई क्या काम करता है, अच्छाई का काम है मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अच्छाई का काम क्या है, मानव की नैतिक आवश्यकता। अब नैतिक आवश्यकता क्या होगी, आपकी मोरल नीड्स क्या हैं, आपकी फिजिकल नीड्स क्या हैं, आपकी बहुत सारी नीड्स हैं, आपकी बौद्धिक नीड्स भी है, मोरल नीड्स भी है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। भौतिक आवश्यकताएं, जैसे घर, आपकी भौतिक आवश्यकता आपके पास होना चाहिए, कार, कपड़े, भोजन, या आपकी है ना। नैतिक आवश्यकताएं क्या है, आत्मसंतुष्टि। हाँ, आपकी सबसे बड़ी नैतिक आवश्यकता है गरिमापूर्ण जीवन। मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, जैसे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं और आपकी गरिमा का नाश नहीं हो रहा, गरिमा समाप्त नहीं हो रही, आप बहुत रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। कहीं पर भी आप किसी ऑफिस में काम करेंगे, आपके ऑफिसर आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, गाली गलौज से बात करते हैं, लोग छोड़ के चले आते हैं, क्यों, उनके गरिमापूर्ण जीवन पर ठेस पहुंचती है। तो आपकी नैतिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आएगा, अभी चलो ये भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सही क्या है, सही जिसका लक्ष्य अच्छाई है, गुड है, जो मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे हम उचित कहेंगे या सही कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। उचित का सिद्धांत क्या है, सही का सिद्धांत क्या है, किसे सही करेंगे, जो मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे हम सही कहेंगे या उचित कहेंगे। कहाँ पर, एथिक्स में। इस सिद्धांत का पालन करेंगे केस स्टडी सॉल्व करने में, सही का सिद्धांत। दूसरा है नैतिकता के अध्ययन में गलत का सिद्धांत, रॉन्ग का सिद्धांत क्या है। तो रॉन्ग के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, बुराई। साधन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, परिणाम निकल के आ रहा है, वो क्या है, बुराई है, इविल है ना। तो ऐसे में क्या होगा, मानव की नैतिक आवश्यकताओं की अवहेलना होगी, इससे आपकी नैतिक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी, और जैसे ही आपकी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, वैसे ही आपको
वो अनुचित हो जाएगा आपके लिए। आपकी जिससे नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मोरल नीड्स की पूर्ति हो, वही चीज़ आपके लिए उचित है, वही चीज़ आपके लिए अनुचित हो जाएगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम लोग एक बार देखते हैं नैतिक आवश्यकताएं क्या है। ये देखिए, मैंने इतनी सारी नैतिक आवश्यकताएं आपकी लिखी है। मैंने सभी प्रकार की आवश्यकताएं लिखी हैं आपकी, सभी प्रकार की आवश्यकताएं। देखो कितनी प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं आपको। ये है पहली, है नैतिक आवश्यकताएं। सबसे बड़ी नैतिक आवश्यकता आपका आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये नहीं रहेगा सब कुछ दे दिया जाए, आपको कपड़ा भी दे दिया जाए, मकान भी दे दिया जाए, सब कुछ दे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी जाए, सेल्फ स्टीम नहीं दिया जाए, तो आप फिर खुश नहीं रहेंगे। आपके अंदर एक होता है, बड़े बड़े घरों में क्या होता है, महिलाओं के साथ है ना, खुशी नहीं होती, वहाँ पे पैसा होता है, समृद्धि होती है, सब कुछ होती है, लेकिन अंदर से घुटन का वातावरण रहता है। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। एक छोटा सा बच्चा भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी मोरल नीड्स पूरी ही नहीं हो रही। यदि आप छोटे बच्चे को लगातार दुत्कारते रहेंगे, वो आपसे भी बदतमीजी से बात करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरे मोरल नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, तो मैं इसके मोरल नीड्स को क्यों पूरा करूँ। आपसे कोई अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है, आपको अच्छा लगता है ना? क्यों? क्योंकि आपकी मोरल नीड्स पूरी हो रही है। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों को दो। समझ पा रहे हो मुझे, नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, अपनी और दूसरों की। आपकी कौन करेगा? दूसरे करेंगे, क्योंकि ये आवश्यकता है, ये नीड है, कहीं ना कहीं से मिलेगी आपको। कुछ लोग अपने ही नजरों में गिर जाते हैं, देखा है कभी? ये सुना है? कुछ लोग अपने ही नज़रों में गिर जाते हैं। कौन सा वाला? कौन सा रिंग वाला? हाँ, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया अभी, रिंग वाला एग्जाम्पल दिया, वो बाद में अपने नज़रों में भी गिर गया होगा कि मैंने क्या कर दिया। दूसरों के नज़रों में तो गिरा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत सारे काम, आपके बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, हो सकता है मुझे पता हो, आपको मुझे नहीं पता हो, आपको पता हो खुद को, या मेरी बैड हैबिट्स है, मुझे पता है, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ये गलत आदतें हैं, तो मैं अंदर ही अंदर क्या होता जाऊंगा, मुझे पता है मेरी कमजोरी क्या है, और वो कमजोरी धीरे धीरे मेरी मोरल नीड्स खत्म कर देगी। मोरल नीड्स के दो माध्यम हैं, एक तो दूसरे हैं, खुद आप भी हो मोरल नीड्स के पूरे करने वाले, आप स्वयं भी मोरल नीड्स की पूर्ति करते हो अपनी खुद की। कई बार आप ऐसा काम करते हो, आपकी इतनी अच्छी दिनचर्या होती है, कई बार आप ऐसा गौरवान्वित क्षण लाते हो अपने जीवन में कि आप अपने आप को आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि यार मैंने कितना कर दिया। मान लो किसी की हेल्प कर दो, मान लो कोई है अभी ठंड में ठिठुर रहा है, आपने क्या किया, अपनी जैकेट उतार के उसे पहना दी, आपने अपनी मोरल नीड्स की पूर्ति की, अपना नैतिक उत्थान, आपको खुशी मिलेगी उससे, आत्मसम्मान, अपने ऊपर प्राउड होगा कि यार मेरे अंदर एक ऐसा गुण है। कोई है जो जिसके पास पैसे नहीं, आपने उसको भूखा है खाना खिला दिया, समझ लें, इससे आपकी मोरल नीड्स की पूर्ति होती है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना हर चीज़ को? हाँ, आप बहुत ईमानदार हो, सामने वाला यदि आपको बोले कि बड़े ईमानदार हैं, ये बहुत मेहनती हैं, ये बच्चा बहुत पढ़ता है, आपकी मोरल नीड्स की पूर्ति हो रही है। तो ये कहाँ से जुड़ता है? आपके भावात्मक संबंधों से जुड़ाव रखता है मोरल नीड्स। इमोशनली आप इससे अटैच हैं, आपके आत्मगौरव की बात करता है, आपके गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, और ये समाज सेवा जब आप करते हैं तो उससे आपको ये पूर्ति होती है आपकी मोरल नीड्स की। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये आपके आत्मिक तौर से आपका उत्थान करने का प्रयास करता है। ठीक। दूसरी होती है भौतिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं आपकी बहुत सारी, खाना चाहिए शरीर को, और क्या क्या चाहिए, मदिरा, हाँ पीने को भी चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए। मैं आपको सोने ना दूं, आपकी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद आपकी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, विवाह तभी तो करते हो, हार्मोन्स हैं बॉडी में तो सेक्सुअल नीड्स भी हैं, नहीं तो फिर विवाह क्यों करो। परिवार चाहिए आगे का, है ना। तो ये शारीरिक नीड्स हैं, हमारे शरीर को चाहिए। कुछ दिन बाद अस्वस्थ हो जाते हो तो फिर अस्वस्थ होने की कंडीशन में, तो ये आपकी ठीक है आर्थिक नीड्स आपकी हैं, इसीलिए पैसा कमाते हो। आपकी सोशल नीड्स हैं, समाज में रहते हो ना,
तो समाज में आपको ये आपका जुड़ जाता है नैतिक के साथ, आपका सोशल नीड्स जुड़ जाता है। इसके बाद आपकी कुछ बौद्धिक नीड्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स। अपने आप को आप एक्सप्रेट करना चाहते हो तो इसके लिए आप स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो। अभी आप पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका ज्ञान यदि यहाँ पे तो धीरे धीरे आपका वो है ना, तो बौद्धिक नीड भी है आपकी। बहुत सारे लोगों का पैसा बहुत होता है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ समझाओ तो समझी में नहीं आता है, नशे में धुत रहता है पैसे के। तो आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, ठीक है। आपकी कुछ आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं, तभी आप धर्म से जुड़े हुए हो, तभी तो आप पूजा पाठ भी करते हो, धर्म से जुड़ाव रखते हो, आप ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हो। तो ये आपकी कैसी पूर्ति करता है, आध्यात्मिक नीड्स की पूर्ति करता है ये आपकी। तो मैंने सही और गलत का जो सिद्धांत आपको बताया, कुछ और नीड्स हैं जैसे सौंदर्य नीड्स, है ना, जिसे देखने से हमें सुख मिले, जैसे गुलाब का फूल, जैसे कोई स्थापत्य देख रहे हैं, है ना, या फिर और क्या, नहीं बोलोगे, मनी मन रखोगे है तो बहुत सारी नीड्स हैं जिससे आपको सुकून मिले, मन में शांति का वातावरण हो। वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी सौंदर्य आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। तो ये आपकी नीड्स है, और जब ये नीड्स पूरी होती हैं आपकी, तभी आपको सही लगती है कोई चीज़ या उचित लगती है। तभी तो आप कहते हो कि यार ये चीज़ सही नहीं थी, मुझे गाली दे के गया, इसका मतलब क्या हुआ, मोरल नीड्स छती गई, तो आपको लगे सही नहीं है। वही आपसे प्यार से बोल के गया, फिर क्या होगा, मोरल नीड्स की पूर्ति हो गई, वही चीज़ सही हो गई आपके लिए। तो जब आपकी इन पूर्ति होती है, किसी की भी पूर्ति हो, मान लो किसी को खाना दिया तो उसके शारीरिक नीड्स की पूर्ति कर दिया आपने, खुश हो गया, लेकिन दुत्कार के खाना तो फिर नहीं लेगा, फिर खाएगा भी नहीं। यदि उसके अंदर आत्मसम्मान हुआ लेकिन बहुत भूखा हो और कोई दुत्कार भी रहा हो तो खा भी लेंगे। क्यों, प्राण निकल रहे हैं, फिर इसके बाद 2-4 गाली। एक मूवी वो मिर्ज़ापुर देखा आपने, मिर्ज़ापुर में लास्ट में एक सीन है जिसमें मुन्ना जो है गाली देता है एक बाबा को, फिर वो बाबा दूसरे एपिसोड में आके उसे कई गालियां देता है। क्यों, उसका आत्मसम्मान ठेस, वो सिर्फ इसीलिए कि मुझे उस सीन में उसमें गाली दी गई। वो बिल्कुल दिल से कहता है मार लेना तो मुझे, गोली मारो, कुछ भी करो, लेकिन पहले वो 3-4 बड़ी बड़ी गालियां निकालता है उससे, सबको गालियां देता है, पूरे परिवार खानदान को। मुन्ना को बुरा क्यों लगता है, क्योंकि उसको नाना सही थे, नाना को गाली दे देता है। तो समझिए चीज़ों को, आपकी ये नीड्स ये पूरी हो रही तो आपको पर्सन सही है, अन्यथा वही चीज़ आपके लिए गलत हो जाती, वही उचित हो जाती, वही चीज़ अनुचित हो जाती। समझ रहे हैं, इसका पूरा खेल है, यही आपका सही गलत की परिभाषा विकसित करता है। समझ रहे हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो सही और गलत का सिद्धांत किसे समझ में नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। मानो कि जब चारों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हैप्पीनेस कहलाता है। खुश की परिभाषा यही तो है, जब हमारी नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सौंदर्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो हम खुशी हो जाते हैं, यही तो है हैप्पीनेस। अब मुझे बताइए आप खुश कब होते हैं, बड़ा आसान है, किसी को भी बता सकते हैं आप कि आप खुशी कब होते हैं। जब आप इनमें से किसी भी नीड्स की पूर्ति करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जैसे आपकी बौद्धिक नीड है, आपने पढ़ाई की आज, मान लो पूरे दिन आप पढ़े नहीं तो क्या होगा, आप फिर नहीं खुश हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपकी जब चारों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो आप हैप्पीनेस में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो प्रसन्नता की संकल्पना देखो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। और अल्टीमेट गोल इथिक्स का क्या है, इथिक्स का गोल क्या है, इथिक्स क्या चाहता है, इथिक्स प्रसन्नता चाहता है, खुश रखना चाहता है, सब खुश हों। इथिक्स का यही अल्टीमेट गोल है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो प्रसन्नता की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकती है और ये निर्भर करता है कि व्यक्ति किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। जो आप प्राथमिकताएं जिन चीज़ों को ज़्यादा देंगे वही चीज़ आपको प्रसन्न कर देगी। समझ रहे हैं। और ये प्राथमिकताएं कहाँ विकसित होती हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं।
पले बड़े होते हैं। अब एक लड़का है जो झुग्गियों में रह रहा है, रात दिन गाली गलौज सुन रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको कोई कैसे भी बोले, दिन भर वो दूसरों को बोलता है, दूसरे उसे बोल के जाते हैं, तो भी खुश रहता है वो। क्यों? क्योंकि उसका समाज ने उसको ऐसे विकसित किया कि उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक पर्सन है जो बहुत रिस्पेक्टफुल रहा, उसके माता पिता ने बहुत अच्छे से उसे पाला पोसा है, अच्छे संस्कार दिए हैं, उसे कोई दो शब्द भी बुरा कह के चला जाए, यदि वो गलत नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। समझ रहे हैं ना बात को? तो प्रसन्नता क्या है? जो मानव को आनंद देता है तथा संतुष्ट करता है, वो प्रसन्नता है। परिभाषा लिख लो प्रसन्नता की, हैप्पीनेस की। जो मानव को आनंद देता है, संतुष्ट करता है, वो प्रसन्नता है। यह एक अनुभूति है, इसका सिर्फ अनुभव कर सकते हो। तो सुख की परिभाषा आपको मिल गई। आप लोग सुख की परिभाषा नहीं ढूंढ पा रहे थे। जो आपको आनंदित कर दे, जो आपको संतुष्ट कर दे, जो आपकी मोरल नीड्स की पूर्ति कर दे, उसे क्या कहते हैं? सुख। तभी तो आप सुखी महसूस करते हैं, है ना? तो जो आपके अंदर आनंदित कर दे, आनंद भर दे, जो आपके अंदर उल्लास भर दे, जो आपके अंदर जोश भर दे, जो आपको संतुष्ट कर दे, वो प्रसन्नता है और यह एक अनुभूति है। तो प्रसन्नता की परिभाषा मिल गई आपको। अभी आगे देखो, धीरे धीरे खुलेंगी कहानियाँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है? देखो, सभी मानव सुख की चाह रखते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है? सभी मानव सुख की चाह रखते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस ही है। किसी से मिलते हैं तो ये लगता है मिलने के बाद शायद थोड़ा सा डिप्रेशन खत्म हो जाए। कुछ पढ़ते हैं यानी इसका अंतिम रिजल्ट आपका हैप्पीनेस ही है। जीवन में कुछ भी करो, किसी से अलग भी होते हो ना तो लगता है इसको छोड़ने के बाद में, है ना? होते हैं ना वो जो प्रेम प्रसंग में फंसे हुए जोड़े होते हैं, पहले जब जुड़ते हैं तो लगता है कि हैप्पीनेस मिलेगा, और जब फिर लगता है कब अलग हों, कब अलग हो जाएं, कब एक दूसरे को छोड़े तो प्रसन्न हो जाएं, है ना? तो प्रसन्नता का मतलब ये है कि अल्टीमेट गोल आप प्रसन्नता की तरफ भागते हैं। इसके कारण ही नीति शास्त्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय क्या बन जाता है? प्रसन्नता। हमें प्रसन्नता को अच्छे से पढ़ना है, मानव सुख को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मानव सुख ही अंतिम गोल है। तो ये नीति शास्त्र के अध्ययन में हमें इसे पढ़ना है, फिर हम इसको एक अलग तरीके से देखेंगे। अंतिम जो है आपका यह है कि सुख क्या है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि मानव की गतिविधियां, मानव की सोच, मानव के क्रियाकलाप सुख की आकांक्षा से संबंधित होते हैं। आप जो भी काम करते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी आपके प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं, जो भी आप सोचते हैं, सब कुछ सुख की चाह ही रखते हैं। यही तो हो रहा है आपके साथ। और क्या हो रहा है? किस लिए बैठे हो घर छोड़ के? किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए रात दिन पागलों के लिए लगे हो? एक ही तो गोल है, हैप्पीनेस। माध्यम कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे से कहो तो मुझे पढ़ाने के बाद बहुत खुशी मिलती है, वाह, 4 दिन क्लास ना लूँ तो फिर बीमारी सी होती है। या तो मैं किसी को पकड़ता हूँ कि भाई आओ, इधर आओ, बैठो थोड़ी देर, है ना? तो आपको हैप्पीनेस के कुछ मानक हो सकते हैं, किसी के साथ कोई भी कार्य हो सकता है। अब आपको ये हर पर्सन के अलग अलग होंगे, तो आपको आइडेंटिफाइड करना है कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है। अभी ये मानक बदलते रहेंगे समय के साथ साथ। जैसे जैसे आप अपग्रेड होते रहेंगे अपने जीवन में, वैसे वैसे आपके मानक बदल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आज का एथिक्स का सेशन। ठीक, समझ में आया? कुछ दिमाग खुला? कुछ खुला कि नहीं खुला? अभी देखो, एथिक्स की परिभाषा में नहीं आए, मैं सिर्फ सामान्य तौर पे आसान भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब जितने भी छात्र हैं मेरे साथ, एक बार सभी लोग अपना अपना फीडबैक दे दें।